यस, मेरे हिसाब से आई एम ऑडिबल एंड विजिबल टू ऑल ऑफ यू। बोलो भाई, लेट मी क्रॉस चेक, ऑडिबल विजिबल है क्या? लेट मी क्रॉस चेक, लेट मी क्रॉस चेक, ऑडिबल विजिबल है क्या? यस यस यस, ऑडिबल विजिबल दोनों है। जय माता दी सबको। यस, जय माता दी भक्ति मैडम, पूजा, जय माता दी आप लोगों को, भाई लोग सबको। दोस्तों, आशा रखता हूं कि जो भी हमने ये कैप्सूल सीरीज में अभी तक गवर्नेंस को लेकर जो डिस्कशन किया है, उसमें जो रिस्क मैनेजमेंट का 20 मार्क्स है, वो इंटरनल कंट्रोल का जो 10 मार्क्स है, उसके लेक्चर्स आपने देख लिए हैं। आज के सेशन में हम आपका कंप्लायंस मैनेजमेंट का जो पार्ट 2 है, दैट इज रिपोर्टिंग चैप्टर, वो डिस्कस करने वाले हैं। नोट्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में दिए हुए हैं, जो स्टूडेंट्स इसको यूट्यूब पर बाद में देखेंगे उनके लिए। दोस्तों, सबसे पहले आपको मैं बता दूं, ये जो रिपोर्टिंग चैप्टर है, इस रिपोर्टिंग चैप्टर को हमें 3 हिस्सों में पढ़ना है, जो कि नोट्स के अंदर आप वहां पर लिख सकते हो। जैसे कि मैं बता रहा हूं, रिपोर्टिंग में सबसे पहले हमें आज के सेशन में पढ़ना है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के बारे में। फिर हम पढ़ेंगे नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के बारे में, और फिर जो लेटेस्ट रिपोर्टिंग मैकेनिज्म है, जो 21st सेंचुरी के अंदर फॉलो होने वाला है, इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो भाई, आपका जो पूरा चैप्टर है वो 3 हिस्सों में डिवाइडेड है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग। अगर मैं किसी कंपनी के एनुअल रिपोर्ट की बात करूं, ये जो रिपोर्टिंग होता है कहां पे होगा? एनुअल रिपोर्ट में होगा। तो एनुअल रिपोर्ट के अंदर आपका फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होगा, मैं तो देख पा रहा हूं आपको लेक्चर लेक्चर स्टार्ट हो गया है। थम्स अप करो, लेक्चर स्टार्ट हो गया तो आई कैन सी दैट। जस्ट रिफ्रेश करो, जिसके इसमें लेक्चर नहीं दिख रहा है रिफ्रेश करो अगेन। आई प्रिज्यूम सबको लेक्चर दिख रहा है। भाई, लेक्चर दिख रहा है तो 2 थम्स अप करो। मेरे हिसाब से यहाँ पे तो लेक्चर स्टार्ट हो गया, मुझे यहाँ पे दिख रहा है। फिर एनुअल रिपोर्ट के अंदर हम नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कह रहे हैं। प्लीज 2 थम्स अप करो, जो भी लेक्चर देख पा रहे हैं, 2 थम्स अप करो। आई डोंट नो क्या इशू आ रहा है। यस, अब दिख रहा है। सो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग, ये इस तरह से हमें इस चैप्टर को पढ़ना है। दोस्तों, हम उसी सीक्वेंस में आगे बढ़ेंगे। ये जो चैप्टर है पूरा मैंने 13 पेज में दिया है। अगेन मैं कहूंगा 100% यू कैन ट्रस्ट ऑन दिस नोट्स। इस नोट्स को यूज करके आप एग्जाम में बेझिझक जा सकते हो। ये नोट्स हमारा जब डिस्कशन हो जाएगा, मैं आपको पास्ट एग्जाम के क्वेश्चन पेपर्स के साथ भी इसका कंपैरिजन करा लूंगा, और आपका एग्जाम जो होगा उसमें भी आपको पता चलेगा इस नोट्स के बाहर का जनरली क्वेश्चन आएगा नहीं, एज फार एज द रिपोर्टिंग चैप्टर इज कंसर्न। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस चैप्टर के अंदर जो रिपोर्टिंग में हमें पढ़ना है, जिस रिपोर्टिंग को लेकर हम डिस्कस करें, एनुअल रिपोर्ट। एनुअल रिपोर्ट जो होता है कंपनी का, किसी भी कंपनी का जो एनुअल रिपोर्ट होता है, वो 2 तरह की इंफॉर्मेशन उसके स्टेक होल्डर्स को प्रोवाइड करता है। ये आपको समझना है। एनुअल रिपोर्ट के अंदर कंपनी के फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को जो प्रोवाइड किया जाता है, वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का पार्ट होता है, जिसमें कंपनी के परफॉर्मेंस को लेकर कंपनी के स्टेक होल्डर्स को जानकारी दी जाती है। अब स्टेक होल्डर्स, ये टर्म आप सबको पता है, देयर आर 2 कैटेगरीज ऑफ स्टेक होल्डर्स, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो भैया, जब स्टेक होल्डर्स हम कहते हैं, दे आर प्राइमरी सेकेंडरी, तो कंपनी के हर उन स्टेक होल्डर्स को कंपनी के फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को प्रोवाइड करना, ये एनुअल रिपोर्ट का एक ऑब्जेक्टिव होता है। और दूसरा, कंपनी के उस फाइनेंशियल ईयर में जो कंपनी के एक्टिविटीज है, उसके बारे में जानकारी देना। कंपनी के एक्टिविटीज की जानकारी देने से हम उन स्टेक होल्डर्स तक कंपनी की नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। जनरली जो आज के हमारे जो
एनुअल रिपोर्ट्स है, वो एनुअल रिपोर्ट्स इस तरह से कंपनी के एक्टिविटीज की जानकारी देता है जो आपके नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करता है, और जो कंपनी की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है उसमें फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होता है। जब हम फोकस करते हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पर, तो दोस्तों कोई भी एनुअल रिपोर्ट आपके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को या फाइनेंशियल हम कह सकते हैं इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड जो करता है वो किस लिए करता है। तो ये जो भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एनुअल रिपोर्ट में प्रोवाइड की जा रही है वो कंपनी के इन्वेस्टर्स के लिए है, कंपनी से जो गवर्नमेंट है, जो रेगुलेटर है, उनको प्रोवाइड करने के लिए, एट द सेम टाइम कंपनी के मैनेजमेंट को ये बताने के लिए है कि उन्होंने कंपनी में किस तरह से काम किया है। तो हम कहते हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के तहत जो भी स्टेटमेंट्स प्रोड्यूस होते हैं, द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग स्टेटमेंट्स, जिससे ऑर्गेनाइजेशन का फाइनेंशियल स्टेटस डिस्क्लोज होता है, किसको, मैनेजमेंट को, इन्वेस्टर्स को, गवर्नमेंट को। मैनेजमेंट को इस फाइनेंशियल स्टेटस से क्या पता चलता है कि उन्होंने कंपनी में कैसा परफॉर्म किया, कैसा काम किया है और उन्हें कितना इंप्रूवमेंट करना बाकी है। इन्वेस्टर को ये पता चलता है कि उन्होंने जिस कंपनी में इन्वेस्ट किया था उस इन्वेस्टमेंट के बदले उन्हें कंपनी में किस तरह से रिटर्न एक्सपेक्ट करने हैं। गवर्नमेंट को ये पता चलता है कि देश की इकोनॉमी में कंपनी किस तरह से कंट्रीब्यूट कर रही है। तो जो भी आपका फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होता है वो इन तीन तरह के, हम कह सकते हैं तीन कैटेगरी के पर्संस को, क्या, ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल स्टेटस को डिस्क्लोज करने को लेकर होता है। तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इज प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग स्टेटमेंट्स दैट डिस्क्लोज एन ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियल स्टेटस टू द मैनेजमेंट, टू द इन्वेस्टर्स एंड टू द गवर्नमेंट। अब ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कैसे करते हैं, मेरे हिसाब से ये सबको क्लियर है। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इज डन थ्रू फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें आपका बैलेंस शीट, P&L, कैश फ्लो स्टेटमेंट आता है। उसके अलावा नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट आता है। अगर वो लिस्टेड कंपनी है तो ये जो भी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है क्वार्टरली बेसिस पर होगा। कंपनी अगर आईपीओ के लिए जा रही है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिपोर्टिंग प्रॉस्पेक्टस के अंदर किया जाएगा। मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस रिपोर्ट एक पब्लिक कंपनी करती है, अपने उस एनुअल रिपोर्ट के अंदर मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस रिपोर्ट होना चाहिए। इट इज मैनेजमेंट एनालिसिस एंड डिस्कशन रिपोर्ट। ये हम कह सकते हैं 5 कंपोनेंट्स है किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के। आपको समझना ये है, ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मैनेजमेंट को उनके कंपनी के परफॉर्मेंस, उन्होंने कंपनी में किस तरह से परफॉर्म किया उस फाइनेंशियल में, उसके लिए है। इन्वेस्टर्स को उन्होंने जो इन्वेस्ट किया कंपनी में उसके बदले में क्या रिटर्न्स वो आए हैं वो समझने के लिए, और गवर्नमेंट को किस तरह से वो कंपनी देश की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रही है वो जानने के लिए ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग किया जाता है। इस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अपना एक मकसद और पर्पस है। जब कंपनी इस तरह से फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करेगी तो उस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से मैनेजमेंट जब अपना परफॉर्मेंस समझ पाएंगे तो दैट विल हेल्प द मैनेजमेंट इन टेकिंग मोर इफेक्टिव डिसीजंस। ऐसा कहते हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग आपको ज्यादा बेहतर डिसीजंस के लिए हेल्प करेगा। साथ ही साथ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग आपकी कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में और कंपनी के एक्टिविटीज के बारे में स्टेक होल्डर्स को इन्फॉर्म करेगा। स्टेक होल्डर्स में ज्यादातर कौन है, इन्वेस्टर्स एंड गवर्नमेंट। इसके अलावा और भी जो स्टेक होल्डर्स डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिलेटेड है उनको भी ये फाइनेंशियल हेल्थ एंड एक्टिविटीज के बारे में पता चलेगा। क्या मैं कहूँ सबको फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ये जो मीनिंग है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का वो मीनिंग समझा है, उसके कंपोनेंट्स समझे, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का पर्पस समझा है, तो अगर इस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के बेनिफिट्स, इंपॉर्टेंस और ऑब्जेक्टिव्स हम देखें तो ये ऑर्गेनाइजेशन को किसके लिए हेल्प करता है, प्लानिंग के लिए, एनालिसिस, बेंचमार्किंग एंड डिसीजन के लिए। जब मैं ऑर्गेनाइजेशन कहता हूँ इस ऑर्गेनाइजेशन में कौन आएगा, मैनेजमेंट। तो ये मैनेजमेंट को हेल्प करता है फॉर प्लानिंग, एनालिसिस, बेंचमार्किंग एंड डिसीजन मेकिंग। बेंचमार्किंग मतलब कंपेयरिंग द ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस। इन्वेस्टर्स और क्रिएटर्स को हेल्प करता है टू इनेबल them to make rational and prudent decisions आने चाहिए, just rectified, rational and prudent decisions regarding their investment, regarding the credit to be provided investors और creators को, to help them to make rational decisions के लिए। shareholders and public को किस तरह का ये information provide करता है कि भैया कंपनी के अंदर जो वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें इकोनॉमिक रिसोर्सेस किस तरह से यूज हो रहे हैं, किस तरह से रिसोर्सेस को प्रोक्योर किया जा रहा है, कंपनी का एथिकल एंड डिलिजेंट डिस्चार्जिंग ऑफ, ये फिडुशियरी होना चाहिए, फिडुशियरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ड्यूटीज। कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो किस तरह से अपनी फिडुशियरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ड्यूटीज को परफॉर्म कर रहा है, ये शेयरहोल्डर्स और पब्लिक को पता चलेगा। सोशल वेलफेयर कंपनी किस तरह से प्रोवाइड कर रहा है, ये भी इस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का एक ऑब्जेक्टिव और एक बेनिफिट है। स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स को ऑडिट प्रोग्राम के लिए आपका फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हेल्प करेगा। वो कौन से एरियाज है जो ऑडिट प्रोग्राम में उसे इनकॉर्पोरेट करने, ऑडिट करते वक्त, ये आपका फाइनेंशियल रिपोर्टिंग उसे गाइड करेगा। तो ध्यान रखना मॉड्यूल में इस तरह से उसके ऑब्जेक्टिव्स नहीं दिए, मैंने ब्रेक किया है
objectives as far as the organization management is concerned, objectives as far as the investors creditors is concerned, objectives as far as the shareholders and public is concerned, and objectives for the statutory auditors. It is nothing but objectives, benefits. क्या मैं कहूं आपको फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का मीनिंग, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का कंपोनेंट, पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव्स क्लियर है तो जेएमडी बोल दो। फिर मैं इसको लेकर एक सवाल आपको पूछूंगा। आई वांट टू सी हाउ मेनी ऑफ यू हैव अंडरस्टूड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग व्हेन यू हैव रेड बैक एट होम। आपने इससे पहले, ये लेक्चर से पहले फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को लेकर जो पढ़ा है उसको लेकर मैं एक सवाल आपको पूछना चाहता हूं टू अंडरस्टैंड हाउ यू हैव इंटरप्रेटेड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रॉम द स्टडी दैट यू हैव डन सो फार। अगर आपको क्लियर है तो जेएमडी बोल दो। इसको लेकर मैं एक सवाल आपको पूछूंगा। वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। ओके, तो मेरा सवाल ये है, अरे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अगर वाकई में इतना अच्छा है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का ये पर्पस है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के ऑब्जेक्टिव्स है, अगर ये इतना बेहतर है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, तो आज के इस 21st सेंचुरी में फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को हम कंसीडर क्यों नहीं करते? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को आउटडेटेड इंफॉर्मेशन क्यों कहा जाता है? माय क्वेश्चन इज व्हाई the financial reporting information is considered to be an outdated information. इसको हम outdated information क्यों कहते हैं? In simple terms, I'll again repeat, इस financial reporting के तहत जो information provide की जाती है उसे हम outdated information क्यों कहते हैं? Waiting for your comments. YouTube वाले स्टूडेंट्स आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। लेट मी सी कितने स्टूडेंट्स ने अलर्ट अटेंटिव लेके लेक्चर देखा है। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को हम आज की इस 21st सेंचुरी में आउटडेटेड इंफॉर्मेशन क्यों कहते हैं? मेरा सवाल आप सबको बहुत सिंपल है। दस मार्क है इस चैप्टर में, जो आपको इसमें से 7.5 से 8 मार्क लाने ही है। जैसे 17 मार्क्स अगर आए हैं स्टूडेंट को, 17 मार्क इस कंप्लायंस मैनेजमेंट में, तो इस 10 में से 8.5 मार्क्स लाने ही आपको। यस, वेटिंग फॉर कमेंट्स। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को हम क्यों आउटडेटेड इंफॉर्मेशन कहते हैं इस 21st सेंचुरी में? क्या है उस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में जो हमें हेल्प नहीं करता है? क्यों हेल्प नहीं करता है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग? जो हमने अभी पढ़ा है कि भैया बैलेंस शीट है, P&L है, नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, ये डिसीजन मेकिंग के लिए कहते हैं हम, ये फाइनेंशियल हेल्थ और एक्टिविटीज के बारे में है। अगर नहीं पता है तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है ए बी, आप बोलो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है ए बी, तो मुझे समझ में आ जाएगा आपको नहीं पता है। ए बी, हाँ, यूट्यूब वाले स्टूडेंट्स को तो क्या आगे देखना है, उनको समझ में आ जाएगा। लाइव वाले स्टूडेंट्स को मैं बोल रहा हूं, आपको बोलना ए बी, आप बोलो तो मैं बोलूंगा। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को हम क्यों आज के इस 21st सेंचुरी में इतना महत्व नहीं देते, और क्यों दुनिया और हम कह सकते हैं ग्लोबल लेवल पर इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग की बातें हो रही है? नॉट इवन नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग की बात हो रही है। भैया हमारा जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है उसमें तो हम हमारा जो एनुअल रिपोर्ट है उसमें फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग दोनों का हम प्रेजेंट करते हैं, बट फिर भी इस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को हम क्यों आउटडेटेड मानते हैं? Because it represents information annual return at the end of the year. Internal check is better because it helps day to day. Okay, स्तुति ने कहा है ये आपके एनुअल रिटर्न को एट द एंड ऑफ द ईयर रिप्रेजेंट करता है। इंटरनल चेक इज बेटर बिकॉज इट्स हेल्ड डे टू डे। स्तुति बेटा, तुम्हारा जवाब मैं कहूंगा 100% करेक्ट नहीं है, बट यस यू हैव ट्राइड टू अंडरस्टूड व्हाट आई वांट टू आस्क। तो ध्यान से सुनना, ये जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है ये आपके कंपनी के पास्ट परफॉर्मेंस के ऊपर होता है। मेरी बात ध्यान सुना, ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो प्रेजेंट किया था स्टेक होल्डर्स को, गवर्नमेंट को, मैनेजमेंट को, इन्वेस्टर्स को, ये कंपनी के पास्ट परफॉर्मेंस के ऊपर होता है। और अगर आपने म्यूचुअल फंड के एड देखे हैं, एडवर्टाइजमेंट, जहां पे रोहित शर्मा एंड कोई और क्रिकेटर, जैसे कि हम रोहित शर्मा के साथ अगर विराट कोहली या फिर यस वो कौन क्रिकेटर है दिल्ली कैपिटल्स के कैप्टन श्रेयस अय्यर, रोहित शर्मा और श्रेयस अय्यर, जहां पर वो म्यूचुअल फंड्स के अंदर गए थे। डोंट, पास्ट परफॉर्मेंस आपको फ्यूचर परफॉर्मेंस की गारंटी नहीं देता है। एग्जैक्टली वैसे ही फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होता है। देखो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इज लाइक, वो कहते हैं रियर व्यू मिरर।
गाड़ी के अंदर जब हम गाड़ी ड्राइव करते हैं और जो रियर व्यू मिरर होता है, जो राइट हैंड साइड में गाड़ी के बाहर होता है, उसमें देखकर हमें पीछे से कौन आ रहा है वो दिखता है, बट वो हमें आगे चलने के लिए हेल्प नहीं करता है। गाड़ी चलाने के लिए हमें सामने की मिरर के अंदर से जो सामने लोग हैं उन्हें देखना है। मतलब आपका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग आपके रियर व्यू मिरर की तरह है। वो आपके ऑर्गेनाइजेशन का बैकवर्ड लुकिंग परफॉर्मेंस देता है, वो आपको बैकवर्ड लुकिंग रिव्यू देता है। इसलिए हम कहते हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को 21st सेंचुरी में इतना महत्व नहीं दिया गया है, जो ऑलरेडी यहां पर मैंने मेंशन किया है, द लिमिटेशंस और चेंजिंग डायमेंशंस ऑफ कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग, मेरिट्स ऑफ नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का महत्व धीरे धीरे कम होने लगा और नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का महत्व बढ़ने लगा। क्यों? बिकॉज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग आपको सिर्फ बैकवर्ड लुकिंग रिव्यू देता है, लुकिंग इन द रियर व्यू मिरर देता है। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का सबसे बड़ा लिमिटेशन है, वो आपको आज के प्रेजेंट डिसीजन मेकिंग के लिए हेल्प नहीं करता है। जो बीत चुका है उसे जानकर क्या मतलब है, आज क्या डिसीजन लेना है उसको लेकर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग आपको इनफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता है। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग आपके कंपनी के सोशल और एनवायरमेंटल इंपैक्ट को प्रोवाइड नहीं करता है, जो कि आज बहुत जरूरी है। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग आपको डिटेल्ड नॉलेज और स्टोरी नहीं देता है कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में, कंपनी के स्ट्रेटेजी के बारे में, कंपनी के सोशल, इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल फैक्टर्स के बारे में, किस तरह का वैल्यू क्रिएट हो रहा है कंपनी में, कंपनी किस तरह से वैल्यू क्रिएट कर सकती है आने वाले कल में, उसको लेकर परफॉर्मेंस नहीं देता है। और की एस्पेक्ट्स ऑफ द कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोवाइड नहीं करता। की एस्पेक्ट्स क्या है? ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, डिस्क्लोजर्स, इंटीग्रिटी, उसको लेकर क्लैरिटी नहीं देता है। इंटरनल कंट्रोल्स को लेकर क्लैरिटी नहीं देता है। ह्यूमन राइट्स, प्रैक्टिस एंड पॉलिसीज को लेकर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में कुछ भी कहा नहीं गया है। और इसलिए हम कहते हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिमिटेशंस की वजह से दुनिया में हम कहते हैं कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग को अब एक अलग नजरिए से नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की तरफ से देखा जाने लगा। मतलब ये समझने लगा कि भैया जो करंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग डेवलप हुआ था 1930 में फॉरेन इंडस्ट्रियल वर्ल्ड में, आउटडेटेड हो गया है। अब हमें इस 21st सेंचुरी में फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से एक कदम आगे बढ़कर नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को भी महत्व देना है। और दोस्तों इसी के कारणवश जो आपका पार्ट डी है गवर्नेंस सब्जेक्ट का, जिसमें आपने एथिक्स एंड सस्टेनेबिलिटी का पार्ट है, उसमें आप सीएसआर रिपोर्टिंग पढ़ते हो, उसमें आप ट्रिपल बॉटम लाइन अप्रोच पढ़ते हो। अरे पढ़ते हो कि नहीं? सीएसआर रिपोर्टिंग, ट्रिपल बॉटम लाइन अप्रोच, यस और नो? तो ये जो सीएसआर रिपोर्टिंग है, जो ट्रिपल बॉटम लाइन अप्रोच है, वो सीएसआर रिपोर्टिंग और ट्रिपल बॉटम लाइन में क्या है? कंपनी के सोशल, कंपनी के एनवायरमेंटल, कंपनी के इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को लेकर है। जहां पर हम सीएसआर कहते हैं वो 3R प्रिंसिपल पर बेस्ड है। रिस्पेक्ट टुवर्ड्स द पीपल, रिलेशनशिप टुवर्ड्स द सोसाइटी एंड रिस्पांसिबिलिटी टुवर्ड्स द एनवायरमेंट। कहीं ना कहीं इस नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को भी उतना ही महत्व दिया जाने लगा अपार्ट फ्रॉम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। और इसलिए हम कहते हैं आज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अपने बलबूते कंपनी के अंदर बेटर डिसीजंस के लिए हेल्प नहीं करेगा, कंपनी के सोशल और एनवायरमेंटल इंपैक्ट को प्रोवाइड नहीं करेगा। आई प्रिज्यूम सबको फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का मीनिंग, उसका पर्पस, उसके ऑब्जेक्टिव्स, बेनिफिट्स और उसके लिमिटेशंस क्लियर है। यहां पर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का पार्ट कंप्लीट हो गया। जहां तक फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को लेकर आपको समझना है वो मैंने डिस्कस कर लिया है। अब हम शिफ्ट कर रहे हैं टुवर्ड्स नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। अगर आपको फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को लेकर सब कुछ क्लियर है तो कमेंट बॉक्स में कोई अच्छा सा प्यारा सा कमेंट दो, जो आपको लगे कोई सवाल है पूछ लो। वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। यस, भक्ति ने जो कमेंट किया है मैं पढ़ता हूं। भक्ति ने जो सही किया है, एक्चुअली फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में अपडेशंस नहीं होते हैं, वर्चुअली नहीं होता है। ओके, मतलब अपडेशंस इन द सेंस हम कह सकते हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ये पास्ट परफॉर्मेंस को लेकर होता है। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अगर क्लियर है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट आएगा, मैं आगे बढ़ जाऊंगा। कोई सवाल है तो पूछ सकते हो इस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के पार्ट को लेकर। अब हम नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में जाएंगे, उसके बाद मैं इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग में जाऊंगा। जैसे प्रोग्रेस हुआ रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में वैसे हम डिस्कस करें तो सबसे पहले कौन सा रिपोर्टिंग आया था? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। अब उसके बाद कौन सा है? नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। और अभी लेटेस्ट कौन सा है? इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग। वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। यस, यल्लम्मा पवार ने
कह दिया कि यस सर मुझे समझा है, व्हाट अबाउट अदर्स? ओके, ठीक है। तो भाई आपको फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का पार्ट क्लियर हुआ है। अब बढ़ते हैं नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में। भाई ये नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का महत्व क्यों बढ़ गया? एक तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के जो डीमेरिट्स थे, उस डीमेरिट्स को ध्यान में रखते हुए नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का महत्व बढ़ने लगा। दूसरा, कहीं ना कहीं ग्लोबल लेवल पर जो एनजीओज है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस है, उनका प्रेशर बढ़ने लगा, सिविल सोसाइटी का प्रेशर बढ़ने लगा। तो ये एनजीओज और सिविल सोसाइटी का जो प्रेशर कंपनीज पर आने लगा कि भैया कंपनी अपने सोशल परफॉर्मेंस को, अपने एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस को, अपने परफॉर्मेंस को डिस्क्लोज नहीं करती है, कंपनी सिर्फ इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को डिस्क्लोज करती है। वेयर कंपनी जो बिजनेस रन करती है, उस बिजनेस के लिए जो भी रिसोर्सेस है वो कंपनी को सोसाइटी से आते हैं। कंपनी जो भी रिसोर्सेस कंज्यूम करती है वो एनवायरमेंट की कंज्यूम करती है, बट इसके बावजूद कंपनी सोसाइटी से रिसोर्सेस कंज्यूम कर कर एनवायरमेंटल के रिसोर्सेस कंजर्व करके भी कंपनी उनके ऊपर होने वाले कंपनी के बिजनेस के इंपैक्ट को डिस्क्लोज नहीं करती है। ये प्रेशर जब बढ़ने लगा एनजीओ और सिविल सोसाइटी से, तो नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की बात होने लगी। और कहीं ना कहीं वो कहते हैं नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एक ऐसा प्रैक्टिस है ऑफ मेजरिंग, disclosing and being accountable to the internal and external stakeholders for organizational performance towards the goal of sustainable and inclusive development। ये नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इस बात का लेकर सबूत प्रेजेंट करता है कि जो कंपनी जिस माहौल में, जिस एनवायरमेंट में बिजनेस कर रही है, कंपनी इज फोकसिंग ऑन सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट। इंक्लूसिव मतलब क्या? सबका साथ, सबका विकास। जिस इंक्लूसिव डेवलपमेंट की मोदी जी बात करते हैं, हम उसकी बात नहीं कर रहे। हम बात करें नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो इंक्लूसिव डेवलपमेंट, सबके डेवलपमेंट की बात करें। सबके मतलब सारे स्टेक होल्डर्स के, इंटरनल एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स के बारे में। और इसलिए कहता है नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इनिशियली स्टार्ट हुआ था, स्टार्टेड लार्ज इन रिस्पॉन्स टू द प्रेशर फ्रॉम एनजीओज एंड सिविक सोसाइटीज, जो मैंने कहा, जिनका कहना था कंपनी के सोशल और एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिस्क्लोज नहीं किया जा रहा है। बट धीरे धीरे नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को एज एन अपॉर्चुनिटी देखा जाने लगा टू कम्युनिकेट विद ओपन एंड ट्रांसपेरेंट वे with all the stakeholders an overview of the company's environmental and social impact during the previous year। पिछले साल में कैसे कंपनी ने एनवायरमेंट को लेकर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन प्लान्स लिए, कैसे कंपनी ने सोसाइटी के अंदर पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन किया, ये कंपनी जब अपने स्टेक होल्डर्स को इस रिपोर्ट के तहत बताने लगी, कंपनी का ब्रांड इमेज और वैल्यू बढ़ने लगा। स्टेक होल्डर्स उस कंपनी को ज्यादा चाहने लगे जो कंपनी सोशल और एनवायरमेंटल कंट्रीब्यूशन में पॉजिटिव वे में कंट्रीब्यूट कर रही थी। और इसलिए नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग आज भी एक अहम हिस्सा है। हालांकि ये नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अगर हम देखिए आज कहां पे, कौन से वे में इंक्लूड होता है, तो आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिपोर्ट में जो बीओडी रिपोर्ट के अंदर सारे कंटेंट से सेक्शन 134 आप पढ़ते हो ना, सेक्शन 134 के अंदर जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिपोर्ट करते हैं वो जनरली नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होता है। बिकॉज बोर्ड रिपोर्ट आपको पता है एनुअल अकाउंट्स के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बैलेंस शीट, पी&एल, ऑडिटर्स रिपोर्ट और बोर्ड रिपोर्ट आता है। तो एनुअल अकाउंट्स के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ऑडिटर्स रिपोर्ट एंड बोर्ड रिपोर्ट आता है। तो बोर्ड रिपोर्ट आपके नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को लेकर होता है। ऑडिटर्स रिपोर्ट ये ओवरऑल ट्रू एंड फेयर व्यू होता है ऑन द फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, एंड बैलेंस शीट पी&एल इज ऑन द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। तो बोर्ड रिपोर्ट जो सीएसआर रिपोर्ट है वो भी आपके किसका, बोर्ड रिपोर्ट का एक छोटा सा पार्ट होता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इसमें इंक्लूड करना है। कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग, ये कंसेप्ट जो इंट्रोड्यूस हुआ है ये नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की देन है। भैया एक समय पर ये कहा जाने लगा जो कंपनी का पास्ट परफॉर्मेंस है वो कंपनी के फ्यूचर के बारे में रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो नोकिया कंपनी कभी बंद नहीं होती। अगर ऐसा होता तो हम कह सकते हैं नोकिया के साथ साथ वोडाफोन आइडिया को ये दिक्कतें महसूस नहीं करनी पड़ती जो आज वो कर रहे हैं। उनका पास्ट परफॉर्मेंस तो काफी अच्छा था, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कहीं ना कहीं उन्होंने उस सोशल फैक्टर और एनवायरमेंटल फैक्टर को इग्नोर किया, कॉम्पिटिटिव फैक्टर को इग्नोर किया, और इस कारणवश वो इस जगह पर है जो आज जहां पर है। तो कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग व्हाट इट टॉक्स अबाउट, वो कहता है आने वाले कल के अंदर सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग के अंदर लॉन्ग टर्म स्टेक होल्डर्स को किस तरह से कंपनी वैल्यू क्रिएट करती है और लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कंपनी कैसे वैल्यू क्रिएट करेगी, कंपनी का बिजनेस स्ट्रेटेजी जो है वो कैसे स्टेक होल्डर्स को लॉन्ग टर्म वैल्यू प्रोवाइड करेगा, जिस माहौल में, जिस एथिकल एनवायरनमेंट में, जिस सोशल एनवायरनमेंट में, जिस कल्चरल एनवायरनमेंट में कंपनी बिजनेस कर रही है और अपनी स्ट्रेटेजी फॉलो कर रही है, वो कैसे उनके स्टेक होल्डर्स को लॉन्ग टर्म वैल्यू प्रोवाइड करेगी। ये सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग में होती है। हर वो पर्सन
जो कंपनी से जुड़ा हुआ स्टेक होल्डर है वो इस सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग को देखना चाहेगा, जिससे उसे डिसीजन लेने में हेल्प हो सकती है। बट अगेन इस नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग भी अपने डीमेरिट्स है जो हम देखेंगे। तो जब हम आगे बढ़ते हैं वहां पर नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अंदर, जब मैंने आपको कहा ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिपोर्ट आता है, सीएसआर रिपोर्ट आता है, बोर्ड रिपोर्ट के अंदर कंपनीज एक्ट के तहत क्या क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है आपको पता है। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन तो होती है, उसके अलावा नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पर सारे इंडिकेटर्स हैं। लिस्टेड कंपनीज जो होती है उनको सेबी एलओडीआर के इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ती है। और डेफिनेटली जो बोर्ड रिपोर्ट है वो स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर होता है, उसके अंदर रिपीटेशंस नहीं होना चाहिए। मतलब जब लिस्टेड कंपनीज होती है तो वो सेबी एलओडीआर और कंपनीज एक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से सेबी एलओडीआर को फॉलो करते हैं और स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर ये बोर्ड रिपोर्ट बनता है जो नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को लेकर है, नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को लेकर है। बट जब मैं सीएसआर रिपोर्टिंग की बात कर रहा हूं, सीएसआर रिपोर्ट जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का ही एक बीओडी रिपोर्ट का पार्ट है विच इज मैंडेटरी एज पर द yes CSR rules and CSR provisions introduced under section 135 for those particular companies। तो CSR रिपोर्टिंग भी नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का हिस्सा है। ये पार्ट सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग ज्यादातर हम नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को लेकर देखते हैं और इसी सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग को लेकर जो सिनोनिमस नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग टर्म्स है वो ट्रिपल बॉटम लाइन CSR रिपोर्टिंग जो हम पार्ट डी में CSR और सस्टेनेबिलिटी चैप्टर में पढ़ चुके हैं, ये वहां पर दिया है। तो सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग क्या है, मैंने कहा सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग वो अप्रोच है जिससे लॉन्ग टर्म स्टेक होल्डर वैल्यू क्रिएट होने में मदद मिलती है। कंपनी की जो बिजनेस स्ट्रेटेजी उसे इंप्लीमेंट करके और किस तरह से उस बिजनेस स्ट्रेटेजी को ऑपरेट करे इन द एथिकल, सोशल, एनवायरमेंटल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक स्फीयर, मतलब एटमॉस्फेयर। कंपनी के एथिकल, सोशल, एनवायरमेंटल, कल्चरल क्या इकोनॉमिक एटमॉस्फेयर में कंपनी के बिजनेस स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट करके, कंपनी की जो बिजनेस स्ट्रेटेजी उसको इंप्लीमेंट करके कैसे स्टेक होल्डर्स को लॉन्ग टर्म वैल्यू प्रोवाइड करे, इसको लेकर कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग काम करता है। और इसलिए कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग आपकी कंपनी के इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस, सोशल परफॉर्मेंस एंड गवर्नेंस परफॉर्मेंस को पब्लिकली डिस्कस करता है। जो आपका फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है वो सिर्फ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को रिफ्लेक्ट करता है, वेयर सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग आपके इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल, सोशल और गवर्नेंस परफॉर्मेंस उसको भी रिफ्लेक्ट करता है। अरे समझा है क्या? और इसलिए कहते हैं सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग इज अ बिजनेस स्ट्रेटेजी व्हिच गिव्स इंफॉर्मेशन ऑन कंपनीज इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस परफॉर्मेंस। क्या मैं कहूं आपको, अगर आज के बाद कोई सवाल पूछे नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में क्या आता है तो आप क्या बोलोगे? नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग आता है। आप बीओडी रिपोर्ट और सीएसआर रिपोर्ट क्यों नहीं बोलोगे? भले वो नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है बट वो एनुअल रिपोर्ट का हिस्सा है। एक जमाने में जब एनुअल रिपोर्ट्स बनाए जाते थे तो उसमें आपका फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का कौन सा पार्ट आता था? सिर्फ बीओडी रिपोर्ट और सीएसआर रिपोर्ट। बट आज हम कहते हैं एनुअल रिपोर्ट अकेले हेल्प नहीं करते, एनुअल रिपोर्ट के अलावा उस एनुअल रिपोर्ट के अंदर आपको सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग को भी इनकॉर्पोरेट करना पड़ता है व्हिच इज अ पार्ट ऑफ नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग का मीनिंग अगर सबको क्लियर है, सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग कौन से एरियाज को लेकर आपको पब्लिकली परफॉर्मेंस डिस्कस करता है, ये क्लियर है तो कमेंट बॉक्स में जेएमडी बोल दो। कोई डाउट है तो पूछो मुझे, वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। दोस्तों बहुत सिस्टमेटिकली हमने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग समझा है, फिर नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का ओरिजिन देखा है, फिर नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में जो बीओडी रिपोर्ट है और जो सीएसआर रिपोर्ट है कैसे वो आपके एनुअल रिपोर्ट के हिस्सा होता था पास्ट में वो देखा है, और आज नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में जिसकी हम बात करते हैं वो सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग, उसके मीनिंग के बारे में हमने समझा है। अगर वो क्लियर है तो जेएमडी बोल दो। फिर इस सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग के अपने जो फायदे हैं उसका हम डिस्कस करते हैं। डेफिनेटली उसके इंटरनल बेनिफिट्स है, एक्सटर्नल बेनिफिट्स है। सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग yes, waiting for your comments। आपका जैसे कमेंट आएगा मैं आगे बढ़ूंगा। सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग का मीनिंग क्लियर है, नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अंदर आता है तो आपका कमेंट आएगा तो फिर मैं बेनिफिट्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग की, ड्राइवर्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग वो आपसे डिस्कस करूंगा। एंड आज
ग्लोबल लेवल पर जिस सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग की बात की जा रही है, उस सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग के स्टैंडर्ड्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। मैं जब आपको बोला हो कि कमेंट बॉक्स में आपको क्या कमेंट करना है, JMD, तो आपका थम्स अप नहीं चलेगा। इसका मतलब आप मेरी बातों को ध्यान से नहीं सुन रहे हो। मैंने आपको कहा है JMD कमेंट करना है, आप थम्स अप कर रहे हो। दोस्तों, इतना तो मेरा हक बनता है। यूट्यूब वाले स्टूडेंट्स, क्या कहते हो आप, बनता है कि नहीं बनता? ताकि मुझे पता चले भैया आप मेरे साथ हो कि नहीं हो। यस, अब सबका कमेंट आया। तो भैया सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग, अगर मैं आपको आज कहूं, चलो एक सवाल पूछूं, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का एग्जांपल, तो आप बोलोगे एनुअल रिपोर्ट। क्या बोलोगे? एनुअल रिपोर्ट। अच्छा, सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग का एग्जांपल आप बोलोगे इन टुडेज टाइम्स इट इज ट्रिपल बॉटम लाइन अप्रोच, द CSR रिपोर्ट। आपका जो एनुअल रिपोर्ट है उसके अंदर आपका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस आता है, BOD रिपोर्ट आता है, करेक्ट। बट आज सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग जो हम कहते हैं ना, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो CSR इंट्रोड्यूस किया गया, वो इस सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग के कारण इंट्रोड्यूस किया गया। कंपनीज एक्ट 2013 ने जो CSR को लेकर मैंडेटरी प्रोविजंस इंट्रोड्यूस किए, इस सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग के कारण इंट्रोड्यूस किए। कंपनीज एक्ट 2013 से पहले CSR वाज नो लॉन्गर अ पार्ट ऑफ द एनुअल रिपोर्ट, इट वाज अ पार्ट ऑफ, नो लॉन्गर पार्ट ऑफ BOD रिपोर्ट। तो आपके पहले इसमें फाइनेंशियल रिपोर्ट और नॉन फाइनेंशियल रिपोर्ट में सिर्फ BOD रिपोर्ट आता था। CSR रिपोर्टिंग, सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग, ये आज के इस 21st सेंचुरी में नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के पार्ट होते हैं। और इस सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग के अपने इंटरनल बेनिफिट्स है, एक्सटर्नल बेनिफिट्स है। इंटरनल बेनिफिट्स कैसे है? ये सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग करने से इंटरनल मतलब कंपनी को क्या फायदा मिलेगा? इंटरनल बेनिफिट्स मतलब फॉर कंपनी, एक्सटर्नल बेनिफिट्स मतलब क्या? फॉर स्टेक होल्डर्स ऑफ द कंपनी। कंपनी के जो स्टेक होल्डर्स है उन्हें क्या फायदा मिलेगा उसको लेकर। तो भैया कंपनी को क्या फायदा मिलेगा? ये जो सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग है, इससे कंपनी को अपने रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज को ज्यादा बेटर तरीके से समझने में हेल्प होगा। कंपनी को ये सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग से कंपनी अपने फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को दोनों को लिंक कर पाएगी सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग में। इस सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग के अंदर कंपनी क्या लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी, पॉलिसी एंड प्लान्स को इन्फ्लुएंस करेगा, बिकॉज सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग टॉक्स अबाउट लॉन्ग टर्म स्टेक होल्डर वैल्यू। तो ये आपकी कंपनी के लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी, पॉलिसी एंड प्लान्स को इन्फ्लुएंस करेगा सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग, और आपकी कंपनी का कॉस्ट और एफिशिएंसी को इंप्रूव करेगा, कॉस्ट को रिड्यूस करेगा, एफिशिएंसी को इंप्रूव करेगा। ये इंटरनल बेनिफिट्स है कंपनी को सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग के। एक्सटर्नल बेनिफिट स्टेक होल्डर्स को क्या है? तो भाई स्टेक होल्डर्स को कंपनी का परफॉर्मेंस असेसमेंट होगा, नॉट ओनली ऑन द फाइनेंशियल एस्पेक्ट बट आल्सो ऑन द नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट लाइक सोशल, environmental and we can say social, environmental and the governance aspect। इकोनॉमिक एस्पेक्ट में तो फाइनेंशियल आएगा, सोशल एस्पेक्ट, एनवायरमेंटल एस्पेक्ट एंड द गवर्नेंस एस्पेक्ट। आपको मैं बता दूं इसी को लेकर नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में नाउअडेज आपने अगर पढ़ा है हमारे पार्ट डी में, CSR एंड सस्टेनेबिलिटी में, ESG इंडेक्स आता है ना, डाउ जोन्स सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स है, ESG इंडिया इंडेक्स है। ये जो ESG इंडेक्स आप देखते हो, डाउ जोन्स सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स देखते हो, वो क्या है? वो नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को लेकर है, जो कंपनी के परफॉर्मेंस को असेस करता है। आजकल जो कंपनीज ESG इंडेक्स के अंदर आती है, जो सस्टेनेबल रिपोर्टिंग करती है, उन्हीं कंपनी में इन्वेस्टमेंट होता है, तो भी एक बेनिफिट है। तो भैया आपके कंपनी के अंदर रेपुटेशन इंक्रीज होगा, कंपनी का ब्रांड लॉयल्टी बढ़ेगा, तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से स्टेक होल्डर्स की नजरों में रेपुटेशन, ब्रांड रेपुटेशन बढ़ता है। नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग आपके ऑर्गेनाइजेशन का इन्फ्लुएंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए कैसे होगा, ऑर्गेनाइजेशन कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोवाइड करेगा स्टेक होल्डर्स को, यह प्रोवाइड करेगा। नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग आपके नेगेटिव एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस इंपैक्ट को क्या करेगा? मिटिगेट करेगा, रिड्यूस करेगा। जो कंपनीज कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करती है उनको कार्बन न्यूट्रल के लिए ये मोटिवेट करेगा, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज कर रही है। तो भैया जो कंपनीज हम कहते हैं सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग पर फोकस करेगी, वो अपने ऊपर का जो नेगेटिव एनवायरमेंटल, सोशल और गवर्नेंस इंपैक्ट वो क्रिएट करती है उसको मिटिगेट करेगी। ये एक्सटर्नल बेनिफिट्स है सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग के। अच्छा, तो भैया आपको सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग इंटरनल बेनिफिट्स फॉर कंपनी, एक्सटर्नल फॉर द स्टेक होल्डर्स, ये समझा है, सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग का मीनिंग समझा है। भैया फिर भी वो क्या ड्राइवर्स है, सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग कंपनीज क्यों करती है? भैया हमने ये देखा है, सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग इज नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग।
जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है उसके एक लिमिटेशंस थे। तो सस्टेनेबल रिपोर्टिंग सिर्फ उन लिमिटेशंस को दूर करने के लिए आया क्या? नहीं, सस्टेनेबल रिपोर्टिंग करने के पीछे के और भी की मोटिवेटिंग ड्राइवर्स है। ड्राइवर्स मतलब क्या? की ड्राइवर्स है, की मोटिवेटिंग फैक्टर्स दैट लेड फॉर सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग। और इन फैक्टर्स को अगेन हम इंटरनल ड्राइवर्स मतलब विद इन द कंपनी कौन से फैक्टर्स है, एक्सटर्नल ड्राइवर्स मतलब एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स किस तरह के ड्राइवर्स है वहां पर डिस्कस करते हैं। विद इन द कंपनी कौन से ड्राइवर्स है? तो भैया एम्प्लॉइज खुद है, बिकॉज जो एम्प्लॉइज कंपनी में काम करते हैं एज ए एम्प्लॉय वो एक सिटीजन भी है और एक कंसर्न सिटीजन है। आप एज ए एम्प्लॉय उसी कंपनी का हिस्सा बनना चाहोगे जो कंपनी सोसाइटी का, जो कंपनी एनवायरमेंट के बारे में सोचती हो। अगर मैं आपको कहूं कि आप सीएस बन गए और आपको दो आईटी कंपनी से ऑफर आ गया, एक आईटी कंपनी इन्फोसिस है और एक आईटी कंपनी एक्सवाइजेड टेक्नोलॉजीज है। इन्फोसिस और एक्सवाइजेड टेक्नोलॉजी दोनों का पैकेज सेम है, आपको चॉइस करना है तो आप कौन से आईटी कंपनी को चॉइस करोगे? बट नेचुरली आप इन्फोसिस को चूज करोगे। रीजन बीइंग क्योंकि आपको यह पता है कि इन्फोसिस ने काफी कुछ सीएसआर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी किया है और एज अ कंसर्न सिटीजन आप डेफिनेटली उस कंपनी के साथ जुड़ना चाहोगे जो लंबे समय तक सस्टेनेबल होने के चांसेस है। तो भैया एम्प्लॉइज भी एक ड्राइवर्स होते हैं कंपनी को, कंपनी खुद एक ड्राइवर है। बिकॉज भैया कहीं ना कहीं आज कंपनी के अंदर जो कंपनी के स्टेक होल्डर्स है वो कंपनी को अपने सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग के स्ट्रेटेजीज के बारे में डिमांड कर रहे हैं और स्ट्रेटेजीज के बारे में प्रूफ मांग रहे हैं। सिर्फ ऑन पेपर नहीं चलेगा सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग, आपने उसको लेकर क्या कदम उठाए उसका प्रूफ दो। ये भी कंपनी को जब सवाल पूछा जा रहा है स्टेक होल्डर्स की तरफ से, कंपनी को खुद एक मोटिवेशन है। जो कंपनी के इन्वेस्टर्स है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और स्टॉक एक्सचेंजेस जहां पे कंपनी लिस्टेड है वहां के सीईओज कंपनी के ऊपर सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग को लेकर प्रेशर ला रहे। जो मैंने कहा डाउ जोन्स इंडेक्स, सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स, ईएसडी इंडेक्स ये इंट्रोड्यूस हुआ है स्टॉक मार्केट में। तो आपकी कंपनी अगर उस ईएसडी इंडेक्स में आएगी, वो डाउ जोन्स सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स में आएगी तो इन्वेस्टमेंट कंपनी में बढ़ेगा। ये कंपनी को पता है तो वो एक इंटरनल ड्राइवर है। सो दिस आर द इंटरनल ड्राइवर, एम्प्लॉइज, कंपनीज एंड इन्वेस्टर्स। एक्सटर्नल ड्राइवर्स में अगर आप मुझे पूछोगे तो गवर्नमेंट के जो रेगुलेशंस है वो गवर्नमेंट के रेगुलेशंस कहीं ना कहीं जो सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग को लेकर थे वो इनिशियली वॉलंटरी थे, बट आज गवर्नमेंट के रेगुलेशंस मैंडेटरी हो गए सस्टेनेबिलिटी को लेकर, मॉनिटरिंग को लेकर एंड रिपोर्टिंग को लेकर। तो गवर्नमेंट ने भी सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग को मैंडेटरी किया, इसलिए भी एक ड्राइवर है। कस्टमर्स एक्सपेक्टेशंस, जो कंपनी से कस्टमर्स एक्सपेक्ट करते हैं, कंपनी का रेपुटेशन कम कस्टमर्स की नजरों में होता है, कम कस्टमर्स कंपनी को किस तरह से चॉइस देता है। तो भैया कस्टमर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस कंपनीज रेपुटेशन थ्रू देयर परचेसिंग चॉइसेस एंड ब्रांड, तो इसलिए भी कंपनी सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग करती है। लॉयल्टी अगेन एक ऐसा एस्पेक्ट है, जो कंपनी के लॉयल कस्टमर्स है उनको भी जानने का हक है कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो किस तरह से राइट फ्रॉम इंट्रोडक्शन स्टेज से डिक्लाइन स्टेज, जो हम कहते हैं राइट फ्रॉम क्रिएशन टू डिस्पोजल, कैसे वो प्रोड्यूस होता है। जब एज अ कस्टमर मुझे पता है कि मेरा कंपनी का प्रोडक्ट जो मैं खरीदता हूं वो इको फ्रेंडली है और मैं लॉयल कस्टमर हूं, तो मैं उस प्रोडक्ट से और सेटिस्फाइड रहूंगा बिकॉज मेरे कंपनी का जो प्रोडक्ट मैं खरीद रहा हूं वो लंबे समय तक सस्टेनेबल होने वाला है। एंड एनजीओ और मीडियाज का प्रेशर, कॉम्पिटिटर्स का प्रेशर, ये भी ड्राइवर्स है, एक्सटर्नल ड्राइवर्स है जो कंपनी को सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग के लिए मोटिवेट करता है। तो भैया सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग का मीनिंग देखा है, उसके बेनिफिट्स देखे, उसके ड्राइवर्स देखे। सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग का पार्ट यहां पर एंड हुआ। सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग जब मैं कह रहा हूं तो ये कौन से रिपोर्टिंग की हम बात कर रहे हैं, ये मेरा सवाल है। व्हेन आई रेफर टू सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग, whether it is financial reporting or non financial reporting, ये मेरा सिंपल सा सवाल है। वेटिंग फॉर योर कमेंट्स, आपका कमेंट आने के बाद ही मैं आगे बढ़ूंगा, आपका कमेंट आने के बाद ही मैं आगे बढ़ूंगा। ये सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग के बारे में जो हमने पढ़ा है, जो समझा है, ये कौन सा रिपोर्टिंग है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है, नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है, ये आपका कमेंट आने के बाद। बहुत सिंपल सा सवाल पूछा है, लेट मी सी। मैं ऐसे बीच बीच में पूछते रहता हूं टू अंडरस्टैंड हाउ मेनी ऑफ यू आर अलर्ट अटेंटिव। यूट्यूब वाले स्टूडेंट्स आप भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, देखने दो, मैं पढ़ूंगा कमेंट्स, डोंट वरी। लेट मी सी कितना ध्यान से आपने लेक्चर्स को सुना है। भैया आपका हर सेकंड हर पल कीमती है, ये कोई रेगुलर लेक्चर नहीं है। तो मैं चाहूंगा कि आपने उन्हें नहीं ये लेक्चर देखना चाहिए जिनको वाकई में इसकी जरूरत है। यस, वो नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का हिस्सा है सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग। थैंक गॉड आप सबने सही जवाब दिया। तो भैया अब इस नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, जिस सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग की बात कर रहे हैं, ये सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग को लेकर ग्लोबल लेवल पर
वर्ल्ड ग्लोबल लेवल पर कैसे इनिशिएटिव्स लिए गए सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग को बेहतर बनाने के लिए और उसे इफेक्टिव और असरदार बनाने के लिए ग्लोबल लेवल पर कैसे इनिशिएटिव लिए गए। तो ग्लोबल लेवल पर एक ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव इंट्रोड्यूस किया गया GRI, जो एक सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है एट द ग्लोबल लेवल। GRI ये हम कहते हैं एक स्टिचिंग है, मतलब डच डच मतलब नीदरलैंड्स की एक एनजीओ है। ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव डच और नीदरलैंड्स की एक एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जो सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग को ग्लोबल लेवल पर कैसे रिपोर्ट करना है अंडर सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग, उसको लेकर इसमें फ्रेमवर्क दिया है। ये जो सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग के अंदर GRI है, ये GRI किसको हेल्प करेगा? उन ऑर्गेनाइजेशंस को हेल्प करेगा जो सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग के तहत अपना रिपोर्टिंग करना चाहते हैं, और इस सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग को जो यूजर्स, जो इन्वेस्टर्स, जो स्टेक होल्डर्स यूज करना चाहते हैं, इन दोनों के लिए ये GRI कारगर है। सो व्हाट इज GRI? हम कहते हैं GRI इज अ इनिशिएटिव एट अ ग्लोबल लेवल टू स्टैंडर्डाइज नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। जो नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की हम बात कर रहे हैं, सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग, उसको स्टैंडर्डाइज करना है ग्लोबल लेवल पर। इसके लिए GRI को इंट्रोड्यूस किया गया, विच द इंस्टीट्यूशंस अडॉप्ट एंड हैज बिकम द स्टैंडर्ड इंटरनेशनली। तो अगर आपको कोई पूछे व्हाट इज GRI, हम कहते हैं GRI एक ऐसा इनिशिएटिव है, एक छोटा सा पहल और कदम है एट द ग्लोबल लेवल, जिसमें हम नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को स्टैंडर्डाइज करने की बात कर रहे हैं। ये जो GRI है, इसका मेन एम क्या है भैया? जो भी GRI के अंदर जो सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग होता है, वो सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग का जो प्रिपरेशन हो, सिंप्लीफाई द रिपोर्ट प्रिपरेशन ऑफ सस्टेनेबिलिटी एंड असेसमेंट, मतलब उसका चेकिंग और वेरिफिकेशन। कैसे? जब ग्लोबल लेवल पर सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग को लेकर जनरली एक्सेप्टेड फ्रेमवर्क होगा, कॉमन जनरल मतलब सब लोग कॉमन एक्सेप्टेड पॉइंट्स अगर देखेंगे, तो रिपोर्ट बनाने में और रिपोर्ट को चेक करने में ज्यादा आसान होगा उन ऑर्गेनाइजेशंस को जो रिपोर्ट बना रहे और उन यूजर्स को जो रिपोर्ट को यूज कर रहे। और इसलिए कहता है अगर रिपोर्ट प्रिपरेशन एंड रिपोर्ट के असेसमेंट को लेकर जनरली एक्सेप्टेड फ्रेमवर्क होगा, तो वो दोनों उन रिपोर्टिंग ऑर्गेनाइजेशंस को एंड रिपोर्ट यूजर्स को, दोनों को ये वैल्यू प्रोवाइड करेगा सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग। ये एम है GRI का। GRI का एम क्या है? रिपोर्ट प्रिपरेशन में और रिपोर्ट असेसमेंट को सिंप्लीफाई करना, जिससे रिपोर्टिंग ऑर्गेनाइजेशंस और रिपोर्ट यूजर्स दोनों को फायदा मिले इन अंडरस्टैंडिंग द वैल्यू फ्रॉम सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग। इस GRI के अंदर 3 कैटेगरीज में उन्होंने स्प्लिट किया है। GRI के कुछ रिपोर्ट करने के गाइडलाइंस है, सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग गाइडलाइंस दिए गए। साथ ही साथ आपकी कंपनी कौन से सेक्टर में बिलोंग करती है, उस सेक्टर को लेकर कुछ एडिशनल सप्लीमेंट्री गाइडलाइंस दिए। जो रिपोर्टिंग गाइडलाइंस है वो कॉमन हर एक सेक्टर की कंपनी के लिए, सेक्टर सप्लीमेंट्स ये पर्टिकुलर सेक्टर वाइज कुछ एडिशनल गाइडलाइंस है, और इंडिकेटर प्रोटोकॉल्स दिए गए। कौन से वो इंडिकेटर्स है जो आपके सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग के परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करेंगे, वो कंटेंट ऑफ GRI में दिया गया। तो GRI में 3 तरह के कंटेंट्स है। वन इज द ओवरऑल सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग गाइडलाइंस, सेकंड इज द सेक्टर सप्लीमेंट, सेक्टर वाइज एडिशनल गाइडलाइंस, और थर्ड इज इंडिकेटर प्रोटोकॉल्स। प्रोटोकॉल्स मतलब क्या? हम कह सकते हैं वो इंडिकेटर्स जो आपके इस सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग को लेकर परफॉर्मेंस आपके यूजर्स को बताएंगे। कौन से वो इंडिकेटर्स है? जैसे कि अगर आपको सर्दी बुखार है, कोरोना नहीं है, सर्दी बुखार है, तो हम कह सकते हैं दैट इज एन इंडिकेटर, दैट इज अ सिम्टम कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। वैसे ही ये कौन से इंडिकेटर्स है जो आपके सस्टेनेबिलिटी परफॉर्मेंस मतलब लॉन्ग टर्म स्टेक होल्डर वैल्यू को लेकर इंडिकेट करेंगे, वो इंडिकेटर प्रोटोकॉल्स में दिया है। हम इसलिए कहते हैं GRI इज इंटेंडेड टू सर्व एज अ जनरली एक्सेप्टेड फ्रेमवर्क फॉर रिपोर्टिंग ऑन एन ऑर्गेनाइजेशंस इकोनॉमिक, environmental, social performance which is designed for use of organization of any size, sector और location। भैया ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव का मीनिंग, उसका एम, उसका कंटेंट, उसका कंक्लूजन, मैंने आपको यहाँ पर मॉडल आंसर दिया GRI को लेकर। अब इस GRI को लेकर जो ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव में जो GRI के स्टैंडर्ड्स इंट्रोड्यूस किए गए, वो कौन से GRI के स्टैंडर्ड्स थे जिसको लेकर रिपोर्टिंग के बारे में कहा गया, वो हम डिस्कस करेंगे। बट पहले GRI कंसेप्ट अगर आपको क्लियर है, वो किस तरह से सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग का एक फ्रेमवर्क है, तो एक थम्स अप करो GRI को लेकर। अगर क्लैरिटी है तो मैं आगे बढ़ूंगा GRI के उन स्टैंडर्ड्स को लेकर जो कंपनीज अडॉप्ट करती है एट ग्लोबल लेवल। क्विकली वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। और ये जो GRI के स्टैंडर्ड से मैं अभी बता रहा हूँ, इट इज अ प्रोबेबल फ्यूचर क्वेश्चन, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। आने के बाद दुआ में याद रखना, मैं आपको अगेन बता रहा हूँ, ये लेटेस्ट कंसेप्ट एडेड है इन द मॉड्यूल। तो GRI का स्टैंडर्ड्स, ये कंसेप्ट लेटेस्ट कंसेप्ट है एडेड इन योर मॉड्यूल, सो इसको आपको इग्नोर नहीं करना, इस पर क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। GRI का स्टैंडर्ड्स, GRI स्टैंडर्ड्स क्या है? तो GRI स्टैंडर्ड्स में हम उसका मीनिंग देखेंगे, GRI का स्टैंडर्ड्स का कौन से यूनिवर्सल स्टैंडर्ड्स है वो देखेंगे,
और साथ ही साथ हम जीआरआई के वो कौन से स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स है वो भी देखेंगे। अगले पेज पर जीआरआई के बेनिफिट्स देखेंगे जीआरआई स्टैंडर्ड्स के, और उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, साइलेंट फीचर्स वो देखेंगे, एलिमेंट्स ऑफ जीआरआई स्टैंडर्ड देखेंगे। तो जीआरआई स्टैंडर्ड्स को लेकर आपको पहले वो समझना है किस तरह से ये और ये आंसर डिवाइडेड है। पहला मीनिंग ऑफ जीआरआई है, से नंबर 1। फिर जीआरआई के स्टैंडर्ड्स कौन से हैं, स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स कौन से, या फिर इस सबको मीनिंग में ही अगर हम ये पॉइंट सब इंट्रोड्यूस करें मीनिंग के अंदर, मीनिंग पॉइंट नंबर 1, मीनिंग के बाद बेनिफिट्स ऑफ जीआरआई नंबर 2 एंड साइलेंट फीचर्स नंबर 3। इस 3 हिस्सों में जीआरआई को हमें पढ़ना है। अब ये जीआरआई स्टैंडर्ड्स क्या लगता है आपको किसने इंट्रोड्यूस किया होगा? डेफिनेटली जो जीआरआई ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव जो बॉडी है, जो मैंने कहा जीआरआई एक ऐसी एनजीओ है नीदरलैंड्स की जिसका एम ही क्या है, जिसका एम है सेल्फ सफिशिएंट होना, डिग्री ऑफ सेल्फ सफिशिएंसी, और ग्लोबल लेवल पर एक कॉमन कंसेंसस जनरली एक्सेप्टेड फ्रेमवर्क बनाना ऑन सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग। तो इस जीआरआई स्टैंडर्ड्स को इंट्रोड्यूस किसने किया है? इस जीआरआई स्टैंडर्ड्स को इंट्रोड्यूस किया जीआरआई ने, ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव एक एनजीओ है, डच मतलब नीदरलैंड्स की एनजीओ है जिसका एम जीआरआई स्टैंडर्ड्स को इंट्रोड्यूस करना है। इन जीआरआई स्टैंडर्ड्स को क्या एम से इंट्रोड्यूस किया गया? द जीआरआई स्टैंडर्ड्स रिप्रेजेंट global best practice for reporting publicly on a range of economic, environmental, social impact, that is sustainable reporting। अच्छा, तो ये GRI standards best global practice है for publicly reporting on the sustainability reporting aspect, on the sustainability aspect, that is the economic, environmental and social impact of the organization। GRI standards जो होते हैं primarily designed to be used as a set to prepare a sustainability reporting रिपोर्ट फोकस्ड ऑन मटेरियल टॉपिक्स। अच्छा, तो जीआरआई की जो स्टैंडर्ड्स हम पढ़ने जा रहे हैं इन स्टैंडर्ड्स का इस्तेमाल करके जो कंपनीज है वो ग्लोबल लेवल पर अपना सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट बना पाएगी। किसको लेकर? मटेरियल टॉपिक्स को लेकर, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर। जो इस जीआरआई स्टैंडर्ड्स में टॉपिक्स दिए उन टॉपिक्स को ध्यान में रखकर कंपनीज अपना सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट बना पाएंगी। इस जीआरआई स्टैंडर्ड्स को ध्यान में रखते हुए उनको यूज करके कंपनी सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट बनाने में हेल्प होता है। वो कौन से स्टैंडर्ड्स है? 3 यूनिवर्सल स्टैंडर्ड्स यूज्ड बाय एवरी ऑर्गेनाइजेशन। अपने सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट बनाने के लिए ऑर्गेनाइजेशंस को इस तरह के 3 स्टैंडर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। तो पहला स्टैंडर्ड है GR 101 जो फाउंडेशन है। सेकंड स्टैंडर्ड है जो जनरल डिस्क्लोजर्स को लेकर है। थर्ड स्टैंडर्ड मैनेजमेंट अप्रोच को लेकर है। ये यूनिवर्सल स्टैंडर्ड है, मतलब हम कहते हैं फॉर ऑल कंपनीज willing to prepare सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट। हर वो कंपनी जो ग्लोबल लेवल पर सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट बनाना चाहती है उन्हें इन स्टैंडर्ड्स के बारे में उनका इंक्लूजन करना है। जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं वैसे जीआरआई के स्टैंडर्ड्स है जो उन्हें फॉलो करने हैं। ये स्टैंडर्ड के कंटेंट्स आपको सिलेबस में नहीं दिए उन्होंने सिर्फ कहा ये स्टैंडर्ड्स है जो फॉलो करना है। आप साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशंस को वो कौन से सेक्टर की कंपनी है उसके अनुसार स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स भी सिलेक्ट करने हैं टू रिपोर्ट ऑन इट्स मटेरियल टॉपिक्स। मटेरियल टॉपिक्स कौन से? द इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल और सोशल एस्पेक्ट्स। तो इकोनॉमिक टॉपिक में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसमें ऑर्गेनाइजेशन को क्या रिपोर्ट करना है, एनवायरमेंटल टॉपिक में क्या रिपोर्ट करना है, सोशल टॉपिक में क्या रिपोर्ट करना है, ये इन स्टैंडर्ड्स के अंदर ही कंटेंट दिया है। आपको उस कंटेंट के अनुसार यस नो बताना है। तो इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल और सोशल ये स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स है, और इनको छोड़कर जो बाकी के हम कह सकते हैं टॉपिक्स है वो आपके फाउंडेशन, जनरल डिस्क्लोजर, मैनेजमेंट अप्रोच में आते हैं। ये हो गया जीआरआई का स्टैंडर्ड, उसका मीनिंग। जीआरआई का स्टैंडर्ड उसका मीनिंग क्लियर है? जीआरआई स्टैंडर्ड अगर आपको उसका मीनिंग क्लियर है और जीआरआई स्टैंडर्ड्स में यूनिवर्सल स्टैंडर्ड्स क्या है और स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स क्या है वो क्लियर है तो दो थम्स अप कर दो। फिर हम ये जीआरआई स्टैंडर्ड्स के जो बेनिफिट्स है वो देखेंगे और जीआरआई स्टैंडर्ड्स के जो फीचर्स है वो देखेंगे। क्यों इन जीआरआई को, जिसकी हम बात कर रहे हैं आज, ग्लोबल लेवल पर जो सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग को लेकर, नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को लेकर जो बेस्ट प्रैक्टिस देखा जाता है जीआरआई, ये इतना पॉपुलर क्यों हुआ वो भी हम देखेंगे। जीआरआई, इस जीआरआई स्टैंडर्ड्स का क्या बेनिफिट है? भैया ये जीआरआई स्टैंडर्ड्स जो आप फॉलो करोगे और उसके तहत जो सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग आप करोगे, ये जीआरआई स्टैंडर्ड्स को फॉलो करने से आपके ऑर्गेनाइजेशन का इंक्लूसिव पिक्चर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन मटेरियल टॉपिक्स
सारे मटेरियल टॉपिक्स पर ऑर्गेनाइजेशन का इंक्लूसिव पिक्चर आ जाएगा। ये जीरा स्टैंडर्ड्स क्या can also organization can also use all or part of the selected JIRA standards to report specific information, ना कि material topics but सारे specific information, सारे specific informations को भी प्रोवाइड करने के लिए स्टैंडर्ड्स हेल्पफुल है। आपके बिजनेसेस को, गवर्नमेंट्स को, अदर ऑर्गेनाइजेशंस को अंडरस्टैंड एंड कम्युनिकेट द इंपैक्ट ऑफ बिजनेस ऑन क्रिटिकल सस्टेनेबिलिटी इश्यूज। आपके कंपनी का, आपके बिजनेस का कैसे सस्टेनेबिलिटी को लेकर इंपैक्ट होता है, ये समझने में बिजनेसेस को, गवर्नमेंट्स को, अदर ऑर्गेनाइजेशंस और कॉम्पिटिटर्स को हेल्प होगा इस जीआरआई के स्टैंडर्ड से। और डेफिनेटली जब हेल्थी कंपटीशन होगा तो हर कोई बेटर सोशल, इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस के ऊपर फोकस करेगा, तो ओवरऑल इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा ऑफ द एंटायर सोसाइटी। इसलिए भी जीआरआई स्टैंडर्ड्स बहुत हेल्पफुल है। बट इस जीआरआई स्टैंडर्ड्स के बताते वक्त कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स है जो आपको ध्यान में रखना है। जीआरआई स्टैंडर्ड्स जब आप यूज करोगे फॉर सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग, ये जो उसके एलिमेंट्स है जीआरआई स्टैंडर्ड्स के, वो आपको भूलना नहीं है। और हम कहते हैं, मैं इसमें स्टैंडर्ड्स को कहता हूं मैगी शेयर करना। इन स्टैंडर्ड्स को मैंने किस तरह से 5 वर्ड्स में डिवाइड किया, मैगी शेयर करना। भैया मैगी का यहाँ पे स्पेलिंग MAGI है, हालांकि रेगुलर इसमें आपका जो मैगी है वो MAGGI है, अंडरस्टैंड, बट यहाँ पर मैंने मैगी लिया, मैगी शेयर करना। कैसे? मैगी में हम कहते हैं ये जीआरआई के जो स्टैंडर्ड्स है उनके फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक में पहला एलिमेंट है ये मल्टी स्टेक होल्डर इनपुट है। मतलब ये जीआरआई के स्टैंडर्ड्स जो यूज किए जाएंगे उसमें आपके वाइडेस्ट पॉसिबल रेंज ऑफ स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट को आपको कंसिडर करना है इन जीआरआई स्टैंडर्ड्स का इस्तेमाल करते वक्त। और इन जीआरआई स्टैंडर्ड्स को ड्राफ्ट करते वक्त एक ध्यान रखा गया, वाइडेस्ट पॉसिबल रेंज ऑफ स्टेक होल्डर्स इंटरेस्ट को कंसिडर किया गया, जिसमें बिजनेस, सिविल सोसाइटी, लेबर, अकाउंटिंग, इन्वेस्टर्स, एकेडमिक्स, गवर्नमेंट, सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग प्रैक्टिशनर, इन सबको इस जीआरआई के स्टैंडर्ड्स में कुछ ना कुछ एक रोल है और कुछ ना कुछ एक बेनिफिट है। तो इट इज अ मल्टी स्टेक होल्डर इनपुट जीआरआई के स्टैंडर्ड्स। और ये जीआरआई के स्टैंडर्ड्स का दूसरा है मैगी का ए, रिकॉर्ड ऑफ यूज एंड एंडोर्समेंट। भैया जो वर्ल्ड के 250 कॉर्पोरेशंस है उनमें से 92% कंपनीज, कॉर्पोरेशंस रिपोर्ट करती है अपने सस्टेनेबिलिटी परफॉर्मेंस पर, और 92% में से 74% जीआरआई के स्टैंडर्ड्स इस्तेमाल करती है। तो आप सोचो, with over 23,000 GRI reports recorded in database, sustainability reporting using the GRI standards continue to grow। आप सोचो, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट, जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी 250 कॉर्पोरेशन, सबसे बड़ी 250 कॉर्पोरेशन, उनमें से 92% सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग को जो परफॉर्मेंस देती है उनमें से 74% जीआरआई को इस्तेमाल करती है अपने सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग को लेकर। तो भैया इसलिए भी जीआरआई का स्टैंडर्ड हम कहते हैं एक क्या है, इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड है जो हर कंपनी जो ग्लोबल लेवल पर सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग करना चाहती है वो बेखौफ होकर इसे इस्तेमाल कर सकती है, बिकॉज मैक्सिमम कॉर्पोरेट्स आर यूजिंग दिस। सर इस जीआरआई के स्टैंडर्ड को हम कहते हैं गवर्नमेंटल रेफरेंसेस एंड एक्टिविटीज है। अलग अलग देशों के गवर्नमेंट्स ने, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने और कैपिटल मार्केट्स ने इस जीआरआई को रेकमेंड किया, सजेस्ट किया अपने देश में वहां की कंपनीज को, और कहा है कि आप अगर सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग कर रहे हो तो जीआरआई के तहत को जो, बिकॉज ये जो इनेबलिंग पॉलिसी है, व्हाट इज इनेबलिंग पॉलिसी? इनेबलिंग पॉलिसी इज अ की एस्पेक्ट ऑफ ओवरऑल स्ट्रेटजी एंड जीआरआई वर्क्स विद गवर्नमेंट्स। भैया इनेबलिंग पॉलिसी, जीआरआई के अंदर जो इनेबलिंग पॉलिसी है, व्हाट इज इनेबलिंग पॉलिसी? किसे कहते हैं इनेबलिंग पॉलिसी? मैं लिख रहा हूं, स्टूडेंट्स को ये पता नहीं होता, आप मॉड्यूल से पढ़ते हो बट आपको पता नहीं होता व्हाट इज इनेबलिंग पॉलिसी। इनेबलिंग पॉलिसी हम कहते हैं पॉलिसी, इनेबलिंग पॉलिसी मतलब क्या? पॉलिसी दैट लिंक्स सोशल, इकोनॉमिक एंड environment plans that enhance the quality of human life, quality of human life। भैया जो ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव आया, जो सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग आया, उसका मेन फोकस ह्यूमन लाइफ को क्या, उसकी क्वालिटी को इंप्रूव करना है। ह्यूमन लाइफ जब हम कहते हैं स्टेक होल्डर्स की क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करना है, वो कैसे होगा? जब सोशल, इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल प्लान्स को एक दूसरे से लिंक किया जाएगा तो ओवरऑल क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ होगा। अगर ये एजेंडा के साथ जीआरआई काम कर रहा है और वर्ल्ड के जितनी भी कंट्रीज है, जितने भी गवर्नमेंट्स है, जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, वो यही चाहते हैं कि भाई ह्यूमन लाइफ क्या हो, इंप्रूव हो क्वालिटी, तो दोनों का एजेंडा सेम है। और इसलिए भी अलग अलग वर्ल्ड की गवर्नमेंट्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, कैपिटल मार्केट जीआरआई को रेकमेंड करते हैं। लगभग 35 कंट्रीज यूज जीआरआई इन देयर सस्टेनेबिलिटी पॉलिसीज एंड लुक फॉर गाइडेंस एज द वर्ल्ड्स मोस्ट वाइडली यूज्ड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। जीआरआई इसलिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है और बड़ा
महत्वपूर्ण है, बिकॉज जीआरआई का जो भी स्टैंडर्ड्स है वो इंडिपेंडेंट है, वो बायस नहीं है। जीआरआई का स्टैंडर्ड इंडिपेंडेंट क्यों? बिकॉज एक नॉन प्रॉफिट फाउंडेशन है जिसका बिजनेस मॉडल ही सेल्फ सफिशिएंसी के ऊपर फोकस करता है। जीआरआई का जो भी खर्चा है, जीआरआई का खर्चा, जो जीआरआई को यूज करने वाले यूजर्स है और जो जीआरआई को हम कह सकते हैं फॉलो करने वाले कॉन्ट्रीब्यूटर्स है, उनके वहां से आता है। तो रिपोर्टिंग ऑर्गेनाइजेशंस और रिपोर्ट यूजर्स दोनों जीआरआई के कॉस्ट को शेयर करते हैं। अलग अलग डोनेशन जो वर्ल्ड वाइड उनको मिलते हैं, वहां से जीआरआई और एज अ ऑर्गेनाइजेशन अपना खर्चा रिकवर करता है। तो शेयर्ड डेवलपमेंट कॉस्ट होने से इससे होता क्या है, किसी कंपनी को इन हाउस नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को लेकर रिसर्च करने की जरूरत नहीं, इन हाउस रिपोर्टिंग करने की जरूरत नहीं, किसी सेक्टर वाइज रिपोर्ट बनाने की जरूरत नहीं। आप जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव जो स्टैंडर्ड है नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का, उसको अडॉप्ट कर लो। आपको अलग से खुद के ऑर्गेनाइजेशन के लिए नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्या होना चाहिए वो सोचने की जरूरत नहीं। अडॉप्ट जीआरआई, तो आपका भी कॉस्ट कम हो गया। वरना अगर आपको खुद रिसर्च करना है तो कॉस्ट लगेगा। तो शेयर्ड डेवलपमेंट कॉस्ट है, ये जीआरआई का बेनिफिट है। तो भैया जीआरआई के इस फीचर्स को मैंने याद कैसे रखने के लिए कहा, मैगी शेयर करना है। एम अ मल्टी स्टेक होल्डर इनपुट, A, a record use of the use and endorsement. G stands for governmental references and activities. I stands for independence and S stands for shared development cost. यहां पर हमारा GRI as a non-financial reporting and GRI के standards complete हो गए। दोस्तों नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का पार्ट ये जो कंप्लीट हुआ है, नेक्स्ट पेज पर ये जो दिया है ना, वहां पर आप लिखो G4 गाइडलाइंस, सस्टेनेबिलिटी गाइडलाइन जो पहले थे जीआरआई स्टैंडर्ड्स के पहले, उधर लिख लो G4 सस्टेनेबिलिटी गाइडलाइंस आर नाउ सुपरसीडेड बाय आप लिखोगे GRI स्टैंडर्ड्स। भक्ति ने पूछा है ये जीआरआई के स्टैंडर्ड्स के नंबर याद रखने पड़ेंगे कि भक्ति बेटा तुम्हें लगता है वो स्टैंडर्ड्स के नंबर इतने डिफिकल्ट याद रखने? जैसे आपको अगर ये पता है कि जीआरआई के यूनिवर्सल के 3 स्टैंडर्ड्स है, आप नंबर याद रखो 1 2 3, और आपको याद रखना है 100 से स्टार्ट होता है तो 101 102 103। अगर आपको ये पता है स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स 3 है, इकोनॉमिक एनवायरमेंटल सोशल, आपको 200 300 400 याद रखना है। तो भैया ये कोई रॉकेट साइंस नहीं याद रखना है, ऐसा लिखोगे तो मार्क्स बढ़ने वाले आपके। इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर। आप क्या क्या चीजें याद रख लेते हो, कितने डिफिकल्ट गाने याद रख लेते हो बादशाह के, और कौन आपके अलग अलग यो हनी सिंह के। तो भैया ये किस खेत कोई मूली है, ये तो बहुत आसान काम है, बहुत ही आसान काम है। मैं आपको बता रहा था ये जो जीआरआई के स्टैंडर्ड्स हमने पढ़े हैं और जो अगले पेज पर दिया G4 सस्टेनेबिलिटी गाइडलाइंस, ये जीआरआई के स्टैंडर्ड्स लेटेस्ट है। इन G4 सस्टेनेबिलिटी गाइडलाइंस को किसने सुपरसीड किया है? जीआरआई के स्टैंडर्ड जो अभी हमने पढ़े, और इसलिए ये आउटडेटेड है G4 गाइडलाइंस। इस पर कंसेप्ट और क्वेश्चन आने के चांसेस कम है, बट फिर भी मैंने यहां पर इसलिए दिया बिकॉज मॉडल में वो मेंशन किया है। ये G4 मतलब जनरेशन 4 सस्टेनेबिलिटी गाइडलाइंस थे जो अगेन जीआरआई ने इंट्रोड्यूस किए थे। उस जीआरआई ने वर्ल्ड में जो इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड स्टैंडर्ड्स है नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के, उन सारे इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड स्टैंडर्ड्स को हार्मोनाइज करने के लिए जनरेशन 4 सस्टेनेबिलिटी गाइडलाइंस इंट्रोड्यूस किए थे। बट जब जीआरआई का महत्व बढ़ गया, जीआरआई को मैक्सिमम लोग यूज करने लगे, तो जीआरआई ने अपने खुद के स्टैंडर्ड्स बना लिए। जीआरआई ने अपने खुद के स्टैंडर्ड्स बना लिए जो जीआरआई स्टैंडर्ड्स है। तो अब ये G4 सस्टेनेबिलिटी गाइडलाइंस आर नो लॉन्गर वैलिड एंड एप्लीकेबल। क्लियर है? वी हैव कंप्लीटेड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, वी हैव कंप्लीटेड नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में हमने जो सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग देखा है वो ग्लोबल लेवल पर देखा है। ध्यान से रखना कैसे हमने कंप्लीट किया। वी कंप्लीटेड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, हमने नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग देखा है वो ग्लोबल लेवल पर देखा है। अब हम जो देख रहे हैं वो सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग एट इंडिया लेवल, मतलब नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ही है बट सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग एट इंडिया लेवल हम पढ़ रहे हैं। सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एट इंडिया लेवल पढ़ रहे हैं। और इंडिया में आप देखना सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क को लेकर एमसीए एंड सेबी को जिम्मेदारी दी गई है। ये जो भी हम सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग देख रहे हैं इस चैप्टर में, ये रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क देख रहे हैं। ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पर जो भी हम एमसीए और सेबी के जो सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क देख रहे हैं, इसका डिटेल्ड डिस्कशन कौन से प्रिंसिपल्स है, ये आपका पार्ट डी CSR एंड सस्टेनेबिलिटी जो चैप्टर है आपके गवर्नेंस में, जहां पर हमने रेगुलर बैच में डिस्कस किया है, वहां पर ये सस्टेनेबिलिटी के अंदर आपको ये सारे प्रिंसिपल्स डिटेल में समझाए हुए हैं मैंने। यहां पर आपको सिर्फ रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क दिया है। तो भैया एमसीए ने क्या क्या सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग
फ्रेमवर्क्स इंडिया में इंट्रोड्यूस किए। तो सीएसआर को लेकर सबसे पहले वॉलंटरी गाइडलाइंस लाए एमसीए ने, फिर उसके बाद नेशनल वॉलंटरी गाइडलाइंस ऑन सोशल एनवायरमेंटल इकोनॉमिक रिस्पांसिबिलिटी ऑफ बिजनेस 2011 वो लाया, और गलती से नीचे आया नंबर 3 जो लेटेस्ट है एमसीए का, वो नेशनल गाइडलाइंस ऑन रिस्पांसिबल बिजनेस कंडक्ट 2019। इसको आप पीएफक्यू मार्क करो, इसको लेकर क्वेश्चन आ सकता है। नेशनल गाइडलाइंस और रिस्पांसिबल बिजनेस कंडक्ट, तो इंडिया में सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग को लेकर जैसे वर्ल्ड ग्लोबल लेवल पर जीआरआ है, वैसे इंडिया में क्या था, सबसे पहले सीएसआर के वॉलंटरी गाइडलाइंस, उसके बाद नेशनल वॉलंटरी गाइडलाइंस ऑन सोशल एनवायरमेंटल एंड इकोनॉमिक रिस्पांसिबिलिटीज, और अभी लेटेस्ट में नेशनल गाइडलाइंस और रिस्पांसिबल बिजनेस कंडक्ट। ये एनजीआरबीसी जो है वो 2011 के जो एनवीजी गाइडलाइंस थे उन्हीं का अपडेटेड वर्जन है। जैसे आईफोन 10 के बाद आईफोन 11 आईफोन 12 आया है आपका, ये सैमसंग 20 के बाद सैमसंग 21 आ रहा है, नोट, या आपके गैलेक्सी में क्या है सैमसंग नोट ना, तो भैया उसके अंदर जो एडवांस मॉडल आता है वैसे ये एनवीजी के एडवांस गाइडलाइंस एनजीआरबीसी है। तो आपको एमसीए ने सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग को लेकर 3 अलग अलग स्टैंडर्ड्स इंट्रोड्यूस किए। सेबी ने एक स्टैंडर्ड लाया बिजनेस रिस्पांसिबिलिटी रिपोर्ट, सेबी का सेबी एलओडीआर गाइडलाइंस में लिस्टेड कंपनीज को बीआरआर रिपोर्ट को प्रेजेंट करने के लिए कहा गया एज अ पार्ट ऑफ देयर एनुअल रिपोर्ट। तो हर लिस्टेड कंपनी को है क्या, नहीं, वो हम आगे देखेंगे। तो कौन से कंपनीज को बीआरआर रिपोर्ट के तहत अपना बीआरआर रिपोर्ट को एनुअल रिपोर्ट में इंक्लूड करना है वो भी हम देखेंगे। तो आपको इंडियन पर्सपेक्टिव जो सेबी के बिजनेस रिस्पांसिबिलिटी रिपोर्ट है उसकी जब हम बात करते हैं, तो बीआरआर इज अ स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट फॉर कंपनीज टू रिपोर्ट एक्शंस अंडरटेकन बाय देम टुवर्ड्स एडॉप्शन ऑफ रिस्पांसिबल बिजनेस प्रैक्टिसेस। और ये जो बीआरआर रिपोर्ट है ये एक रीजन है, जनरिक सेट्स अ जनरिक रीजन which the company can use for explaining their inability to adopt business responsibility policy। इस बीआरआर रिपोर्ट में अगर कंपनी ने सेबी के दिए हुए रिस्पांसिबल बिजनेस प्रैक्टिस को अडॉप्ट नहीं किया तो कंपनी को रीजन भी देना है व्हाई दे आर नॉट एबल टू अडॉप्ट द रिस्पांसिबल बिजनेस रिस्पांसिबिलिटी पॉलिसी। आपको देखना है ये जो बीआरआर रिपोर्ट है ये हर कंपनीज को नहीं एप्लीकेबल है। इनिशियली इट वाज एप्लीकेबल फॉर टॉप 500 कंपनीज ओनली। ये आप सस्टेनेबिलिटी चैप्टर में देखते हैं। ये जो बीआरआर का रिपोर्ट का फ्रेमवर्क है ये 5 सेक्शंस में रिपोर्ट डिवाइडेड है। वन सेक्शन टॉक्स अबाउट सेक्शन ए व्हिच इज जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन, वेरी सिंपल। दूसरे में फाइनेंशियल डिटेल्स है, अगेन इट्स टॉक्स अबाउट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ये जो पार्ट है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, अदर डिटेल्स, जिसमें बिजनेस रिस्पांसिबिलिटी इनिशिएटिव्स एट सब्सिडी लेवल, एट सप्लाई चेन पार्टनर लेवल, सप्लायर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स क्या लिए गए ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर वो आपको देने हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन को, लिस्टेड कंपनीज को। फिर बिजनेस रिस्पांसिबिलिटी इंफॉर्मेशन है, स्ट्रक्चर ऑफ द बोर्ड, गवर्नेंस एंड पॉलिसीज फॉर बिजनेस या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या बोर्ड रिपोर्ट, बिजनेस रिस्पांसिबिलिटी, पॉलिसीज फॉर बिजनेस रिस्पांसिबिलिटी, बोर्ड का स्ट्रक्चर, गवर्नेंस, पॉलिसीज एंड पॉलिसीज फॉर बिजनेस रिस्पांसिबिलिटी। यहां पर बिजनेस रिस्पांसिबिलिटी इंफॉर्मेशन आएगा। प्रिंसिपल वाइज परफॉर्मेंस आएगा। ये जो बिजनेस रिस्पांसिबिलिटी रिपोर्ट के तहत जो प्रिंसिपल्स की हम बात करें वो कौन से प्रिंसिपल्स है दोस्तों, जो एमसीए ने नेशनल वॉलंटरी गाइडलाइंस इंट्रोड्यूस किए थे और उसके बाद एनजीआरबीसी के अंदर जो 9 प्रिंसिपल्स दिए, उन 9 प्रिंसिपल्स को लेकर लिस्टेड कंपनीज को अपने बिजनेस रिस्पांसिबिलिटी रिपोर्ट में परफॉर्मेंस बताना है। इंडिकेटर्स असेस परफॉर्मेंस ऑन द बिजनेस रिस्पांसिबिलिटी प्रिंसिपल्स एज मेंशन्ड इन द नेशनल वॉलंटरी गाइडलाइंस। तो वो जो 9 प्रिंसिपल्स है उन 9 प्रिंसिपल्स को लेकर यहां पर कंपनी ने किस तरह से परफॉर्म किया है ये बीआरआर के अंदर कंपनीज को मेंशन करना है। कहीं ना कहीं हम कहते हैं बीआरआर has been designed to provide basic information about the company, information related to its performance and process, and information on principles and core elements of business responsibility reporting। तो आपको मेरा एक सिंपल सा सवाल है, मुझे बोलो बिजनेस रिस्पांसिबिलिटी रिपोर्टिंग क्या हर लिस्टेड कंपनी को एप्लीकेबल है क्या? वेटिंग फॉर योर आंसर। और अगर नहीं तो किसको एप्लीकेबल है, और अगर हाँ तो क्यों? वेटिंग फॉर योर आंसर। क्या बिजनेस रिस्पांसिबिलिटी रिपोर्टिंग हर लिस्टेड कंपनी को एप्लीकेबल है क्या? वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। आपका कमेंट आने के बाद ही मैं आगे बढ़ूंगा।
Yes, Pooja is correct. It is mandatory for top 500 listed entities only. It was introduced mandatory for top 500 listed companies only. और मैं आपको तो ये जो बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट के जो प्रिंसिपल्स है जो आपको फॉलो करने हैं जिसको लेकर परफॉर्मेंस देना है इस सब का डिस्कशन मैं अगेन बताऊं ये आपके पार्ट डी सीएसआर और सस्टेनेबिलिटी चैप्टर में आपके मॉडल के पेज नंबर 485 486 में वहां पर आप देखना वहां पर दिए हुए बट आपको एग्जाम में जब रिपोर्टिंग को लेकर सवाल आएगा तो आपको प्रिंसिपल्स नहीं लिखने बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट को लेकर आया तो जैसे मैंने यहाँ पर आंसर दिया मीनिंग और उस रिपोर्ट के 5 सेक्शंस वही आपको लिखने हैं आपको प्रिंसिपल्स लिखने नहीं है अगर वो पार्ट डी में सवाल आएगा तो वहां पर पूछा जाएगा वो कौन से प्रिंसिपल्स है जिसको लेकर आपको रिपोर्ट करना होता है वहां पे प्रिंसिपल्स लिखना है यहाँ पे सिर्फ रिपोर्ट का फ्रेमवर्क देना है जैसे बिजनेस रिस्पॉन्स रिपोर्ट हमने देखा ये सेबी के जो लिस्टेड कंपनीज है सेबी ने एप्लीकेबल किया वैसे नेशनल गाइडलाइंस फॉर बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी कंडक्ट जिसके जो प्रिंसिपल्स है जिसको लेकर बीआरआर लिस्टेड कंपनीज डेवलप करती है वही ये एनजीआरबीसी एमसीए ने 2011 में जो एनवीजी इंट्रोड्यूस किया था उसी को 2019 में रिवाइज किया गया और इस एनजीआरबीसी का जो फॉर्मेट है वो 3 सेक्शंस में डिवाइड है यहां पर मैं चाहूंगा वो 3 सेक्शंस आप ध्यान में रखो एनजीआरबीसी मुझे आप बोलो अगर बीआरआर ये लिस्टेड कंपनीज को एप्लीकेबल है तो नेशनल गाइडलाइंस और रिस्पांसिबल बिजनेस कंडक्ट ये किसको एप्लीकेबल होना चाहिए किसको एप्लीकेबल होना चाहिए मैं कहूंगा ये किसी को एप्लीकेबल नहीं होगा ये वॉलंटरी ये मैटर नहीं ये वॉलंटरी गाइडलाइंस है फॉर ऑल दोज बिजनेसेस फॉर ऑल दोज कंपनीज जो सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग के तहत अपने परफॉर्मेंस को डिस्क्लोज करना चाहती है तो एनजीबीआरसी हर उस कंपनी के लिए है जो सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग के तहत अपना परफॉर्मेंस ऑन सोशल एस्पेक्ट ऑन इकोनॉमिक एस्पेक्ट और एनवायरमेंटल एस्पेक्ट के तहत डिस्क्लोजर करना चाहती है और इस एनजीआरबीआरसी में कितने सेक्शंस में रिपोर्टिंग है 3 अगेन सेक्शन 8 जनरल डिस्क्लोजर अबाउट द ऑपरेशनल फाइनेंशियल एंड ओनरशिप रिलेटेड इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपनी फिर हम कहते हैं मैनेजमेंट एंड प्रोसेस डिस्क्लोजर्स जो दिया है covering the structures, policies and processes to integrate the guidelines and its principles जो 9 principles है उन principles को लेकर structures, policy, process जिससे guidelines और principles को integrate करके मतलब उसको use करके आपके कंपनी का स्ट्रक्चर कंपनी की पॉलिसी कंपनी का प्रोसेस डेवलप करना ये पार्ट सेक्शन बी में आएगा मैनेजमेंट एंड प्रोसेस डिस्क्लोजर्स सेक्शन सी विच इज मोर इंपॉर्टेंट जिसमें प्रिंसिपल वाइज परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स है जिसमें क्या कवरिंग हाउ वेल बिजनेसेस आर परफॉर्मिंग इन परस्यूट ऑफ दिस गाइडलाइंस यहां पर मैं चाहूंगा स्टार मार्क करो हैशटैग करो उधर नीचे लिखो ये प्रिंसिपल वाइज परफॉर्मेंस है इसको 2 वेज में दिया गया है प्रिंसिपल वाइज परफॉर्मेंस इज गिवन इन 2 वेज अंडर एनजीआरबीसी ये आपको लिखो एक है एसेंशियल और दूसरा है लीडरशिप दिस प्रिंसिपल वाइज परफॉर्मेंस इज shown in 2 ways one is essential performance and second is the leadership performance essential performance में आपको क्या है expected performance expected from every business जो प्रिंसिपल वाइज परफॉर्मेंस है वो 2 कैटेगरीज में डिवाइड करना है वन इज द एसेंशियल परफॉर्मेंस वन इज द लीडरशिप परफॉर्मेंस एसेंशियल परफॉर्मेंस किससे एक्सपेक्टेड है एक्सपेक्टेड फ्रॉम एवरी बिजनेस that has adopted these guidelines हर वो बिजनेस जिसने गाइडलाइंस अडॉप्ट किए उनको एसेंशियल परफॉर्मेंस के अंदर रिफ्लेक्ट करना है लीडरशिप किसके लिए लीडरशिप परफॉर्मेंस फ्रॉम दोज बिजनेसेस लीडरशिप परफॉर्मेंस इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम दोज बिजनेसेस which aspire to progress to a higher level in their quest to be socially environmentally and ethically रिस्पॉन्सिबल भैया जो बिजनेसेस अपने आप को सोशल एनवायरमेंटल और एथिकल लेवल पर रिस्पॉन्सिबल दिखाना चाहती है उन्हें इस लीडरशिप प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है मतलब प्रिंसिपल वाइज परफॉर्मेंस में एक एसेंशियल प्रिंसिपल्स है और दूसरा लीडरशिप प्रिंसिपल्स है लीडरशिप प्रिंसिपल्स उन्हीं कॉर्पोरेट्स के लिए जो अपने आप को एट अ हायर लेवल ऑफ देयर सोशल एनवायरमेंटल एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी में रिफ्लेक्ट करना चाहते हैं वरना एसेंशियल में हर बिजनेस को वो प्रिंसिपल्स फॉलो करने तो भूलना मत NG
BRC का ये जो एसेंशियल लीडरशिप मैंने बताया वो कौन सा कैटेगरी में लिखना है, प्रिंसिपल ऑफ परफॉर्मेंस में। फिर वो जो नीचे दिया मैंने आपको कहा, growing number of businesses are using NGBRC as a voluntarily disclose their economic, social and environmental commitment and performance by way of disclosures and reporting in true letter and spirit। यहाँ पर हमारा सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग फ्रॉम इंडियन पर्सपेक्टिव कंप्लीट हो गया। अगर आप मुझे पूछोगे इस चैप्टर में मैंने आपको फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बताया, सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग एट ग्लोबल लेवल बताया, सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग एट इंडियन लेवल पे बताया, और इस सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग के अब जो दिए चैलेंजेस इन इंप्लीमेंटिंग मेनस्ट्रीमिंग सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग। इस सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग को इतना बढ़िया बेनिफिट होने के बावजूद भी इसका लेकर क्या चैलेंजेस है जो आज कंपनीज फेस कर रही है। सबसे बड़ा चैलेंज है वो हम कहते हैं गवर्नमेंट का कोई एनकरेजमेंट ही नहीं है। बिकॉज आप देखना ऊपर भी एनजीबीआरसी क्या है, वॉलंटरी है, और बीआरआर जो कंपलसरी है वो भी किसके लिए, टॉप 500 कंपनीज के लिए। तो भैया देयर आर नो गाइडलाइंस ऑफ सस्टेनेबल रिपोर्टिंग मेनी जुरिसडिक्शंस, और गवर्नमेंट ने इन गाइडलाइंस को अभी भी वॉलंटियर रखा हुआ है, इसको मैंडेटरी नहीं किया है। तो अगर गवर्नमेंट कॉर्पोरेट्स को मैंडेटरी कर ले तो ये एक अच्छा रेमेडी होगा फॉर गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। हम कहते हैं गवर्नमेंट शुड रेमेडी क्या, गवर्नमेंट शुड एनकरेज कॉर्पोरेट्स इन देयर जुरिसडिक्शन टू अडॉप्ट सस्टेनेबल रिपोर्टिंग एज अ गुड रेमेडी फॉर कॉर्पोरेट गवर्नेंस। सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस है। अवेयरनेस भैया इस आज हम डिस्कस कर रहे हैं सस्टेनेबल रिपोर्टिंग, बीआरआर, एनजीबीआरसी। भैया काफी कंपनीज है जिनको पता ही नहीं है ऐसे कोई गाइडलाइंस है, ऐसे कोई सस्टेनेबल रिपोर्टिंग के कांसेप्ट्स है। तो रेमेडी क्या है, आपको इस सस्टेनेबल रिपोर्टिंग के लेकर अवेयरनेस प्रोग्राम्स क्रिएट करने एट प्रोफेशनल लेवल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेवल, मैनेजमेंट लेवल, अलग अलग कॉर्पोरेट्स में आपको इसको ऑर्गेनाइज करके, सेमिनार्स ऑर्गेनाइज करके इसका महत्व बताना, एक्सपर्ट्स भेजने इन द फील्ड ऑफ सस्टेनेबल रिपोर्टिंग जो इसका अवेयरनेस क्रिएट करे। बट तीसरा डिमेरिट है कि भैया एक्सपर्टाइज नॉलेज वाले बहुत गिने चुने लोग हैं। आप सीएस बनने वाले हो, आपको ये नॉलेज इसलिए दिया जा रहा था कि आप सीएस बनने के बाद आप सस्टेनेबल रिपोर्टिंग के एक्सपर्ट बन जाओ। तो एब्सेंस ऑफ एक्सपर्ट गाइडेंस मेक्स इट डिफिकल्ट टू प्रिपेयर सस्टेनेबल रिपोर्टिंग। ये फ्रेमवर्क अच्छा है बट बनाना कौन है, बनाएगा कौन, तो इसके एक्सपर्ट्स कम है, कंपनी सेक्रेटरीज बना सकते हैं। तो आपके लिए रेमेडी क्या है, प्रोफेशनल बॉडीज लाइक सीएस इंस्टीट्यूट्स should impart expert knowledge on sustainable reporting, इसलिए तो हम सिलेबस में पढ़ रहे हैं, to the members to develop good cadre or group of experts or professionals। इन्वेस्टर्स ने सवाल पूछना चाहिए कंपनी को सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग को लेकर। जब इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करेंगे ऑन द ईएसजी इंडेक्स, ऑन द डाउ जोन्स इंडेक्स, तो कंपनीज अपने आप सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग का महत्व समझ में आ जाएगा। तो इसलिए इन्वेस्टर बिहेवियर ने कंपनी के मार्केट शेयर और प्रॉफिटेबिलिटी की जगह कंपनी के ईएसजी इश्यूज को ध्यान में रखते हुए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और बदलता जमाने में आप देखना 21st सेंचुरी में ऐसा कहते हैं कि वाकई में इन्वेस्टर्स ईएसजी इंडेक्स वाले कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, बिकॉज वो इन्वेस्टर बिहेवियर चेंज हो रहा है। बट आज फिलहाल वो एक चैलेंज है, चेंज हो रहा है, अभी तक हुआ नहीं है। सो दिस आर द चैलेंजेस, वी कैन से दिस चैलेंजेस को याद रखना है। तो हम कहते हैं गाई कहते हैं या गे कहते हैं, जो आपको याद रखना है याद रखो, गाई या गे। गाई बोलो गवर्नमेंट एनकरेजमेंट, अवेयरनेस, एक्सपर्टाइज, नॉलेज एंड इन्वेस्टर बिहेवियर। गे बोलो उसका स्पेलिंग वैसा आएगा गे का, गवर्नमेंट एनकरेजमेंट, अवेयरनेस, एक्सपर्टाइज, नॉलेज एंड इन्वेस्टर बिहेवियर। यहां पर हमारा नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और हो गया, दैट इज सस्टेनेबल रिपोर्टिंग। तो अगर मैं आपको कहूं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, तो आपके दिमाग में आना चाहिए फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अंदर क्या क्या मेरिट्स डिमेरिट्स उसकी है। नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग, ग्लोबल लेवल, इंडिया लेवल। तो अब क्या बचा है, अब हमारा क्या बचा है, बोलो मुझे इस चैप्टर का लास्ट 15 से 20 मिनट क्या बचा अभी हमारा इस चैप्टर को लेकर, क्विकली बोलो मुझे क्या बचा है। वेटिंग फॉर कमेंट्स। इस चैप्टर को लेकर अभी हमें क्या डिस्कस करना है। यस, आपका कमेंट आने दो फिर मैं डिस्कस करूंगा। तब तक मैं पानी पी के आता हूं। ओके, यू करेक्ट। अब हमारा जो बचा है वो इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग का पार्ट बचा है, और जो इस चैप्टर का सबसे अहम हिस्सा है जिसको लेकर ज्यादा क्वेश्चंस एग्जाम में एक्सपेक्टेड है। इफ यू आस्क मी, जैसे कि 10 मार्क के लिए ये चैप्टर आने वाला है,
तो एक सवाल तो आपको इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग पे डेफिनेटली आएगा, और एक सवाल आपको एक तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग या सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग, मैं कहूंगा सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग। तो आपको ये भी पता होना चाहिए, जनरली आपको सवाल इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग और सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग को लेकर ही पूछे जाएंगे। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को लेकर बहुत रेयरली सवाल आना चाहिए, बट आता है तो वी आर प्रिपेयर्ड फॉर इट। जब हम इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग में आते हैं तो भैया देखो मैंने वहां पर इसको कैसे डिवाइड किया। सबसे पहले यहां पर आप देखना, मैंने इस फर्स्ट पार्ट में इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग का हम कह सकते हैं एंटायर इंट्रोडक्शन, एम, बेसिस, ये सब कुछ एक्सप्लेन किया है। फिर इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग को लेकर जो इंटरनेशनल लेवल पे इंटरनेशनल इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग काउंसिल है उनके बारे में एक्सप्लेन किया। तो सेकंड पार्ट वो इंटरनेशनल इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग काउंसिल क्वेश्चन आ सकता है। फिर इंटीग्रेटेड रिपोर्ट क्या है वो देखा है। पहला इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग था, फिर आईआरसी है, फिर ये इंटीग्रेटेड रिपोर्ट है। इंटीग्रेटेड रिपोर्ट का क्या मीनिंग है, क्या पर्पस है, इस रिपोर्ट को बनाते वक्त कौन से गाइडिंग प्रिंसिपल्स है, इस रिपोर्ट के क्या कंटेंट एलिमेंट्स है वो हम देखेंगे। और उसके बाद इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग फॉर लिस्टेड एंटिटीज इन इंडिया क्या है वो देखना है। चौथा पार्ट लिस्टेड कंपनीज के लिए, और पांचवा पार्ट है डिस्टिंक्शन बिटवीन इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग। ऐसा ये 5 पॉइंट्स है जो हमारा पेंडिंग है। मैं कहूंगा मैक्सिमम 15 से 20 मिनट हम ये चैप्टर एंड करेंगे। दोस्तों लगभग पौने 2 घंटे में हम एंटायर 10 मार्क्स जेब में डाल रहे हैं। मैं आपसे एंड में क्वेश्चन पेपर्स भी डिस्कस कर लेता हूँ जो आए हैं, उसमें हम रिपोर्टिंग के क्वेश्चन देख लेंगे, आपको पता चलेगा मैं जो बोल रहा हूँ सच है कि नहीं। तो बढ़ते आगे, इस इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग के पार्ट को जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, जो डिस्कस कर रहे हैं, मॉडल में जो पूरा खिचड़ी दिया है उसको पूरा फिल्टर करके मैंने यहाँ पर इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग को लेकर पॉइंट्स बनाए, और जो वहां पर कहता है व्हाट इज इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग, तो आपको कहना है अच्छा व्हाट इज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग व्हिच टॉक्स अबाउट financial performance and activities of the company. What is non-financial reporting, which talks about long-term stakeholder value that is created by using the business strategy in the ethical, social, economic और environmental context. business strategy को आपके social, ethical, environmental context से अलाइन कर long-term stakeholder value create करना, ये sustainability reporting का aim है। Whereas integrated reporting talks about, हम कहते हैं इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग टॉक्स अबाउट वैल्यू क्रिएशन, वो आने वाले कल की बात करता है। इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग टॉक्स अबाउट वैल्यू क्रिएशन, क्या हुआ, इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग क्या दिया, इज वन स्टेप अहेड ऑफ सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग and is set to become the way companies report their annual financial and sustainability reporting together in one report. अच्छा, तो annual financial and sustainability information दोनों का मिक्सचर इंटीग्रेटेड रिपोर्ट है। तो भैया फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्लस नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, मतलब आपके एनुअल रिपोर्ट और सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट दोनों को जोड़ दोगे तो आपका इंटीग्रेटेड रिपोर्ट आएगा। द एम ऑफ एन इंटीग्रेटेड रिपोर्ट इज, क्या कहते हैं हम, आपके ऑर्गेनाइजेशन के स्टेकहोल्डर्स को कंपनी क्या क्लियरली एंड कंसिस्टेंटली टेल द ऑर्गेनाइजेशन स्टेकहोल्डर्स अबाउट द कंपनी एंड इट्स स्ट्रेटजी एंड रिस्क, लिंकिंग द फाइनेंशियल एंड सस्टेनेबिलिटी परफॉर्मेंस। और ये इंटीग्रेटेड रिपोर्ट आपके स्टेकहोल्डर्स को होलिस्टिक व्यू देगा, कंप्लीट व्यू देगा ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स। ये आने वाले कल को लेकर है। मतलब हम कह सकते हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अगर रियर व्यू मिरर है तो इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग ये क्या है, फ्रंट मिरर है, आपका विंडशील्ड है। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अगर रियर व्यू मिरर है तो इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग ये आपका विंडशील्ड है, फ्रंट गाड़ी के सामने वाली स्क्रीन है जो आपको होलिस्टिक व्यू देगा आपके ऑर्गेनाइजेशन के आज के बारे में और फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स के बारे में। ये आपके ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और सस्टेनेबिलिटी परफॉर्मेंस दोनों को लिंक करेगा इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग, इसलिए उसका नाम है इंटीग्रेटेड, लिंक करता है। इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग हम कहते हैं कहीं ना कहीं उस इंटीग्रेटेड थिंकिंग पर फाउंडेड है जो कहते हैं अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटेजी, स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स, परफॉर्मेंस, रिस्क एंड इंसेंटिव्स सबको अगर लिंक किया जाए तो इससे आप वो सारे सोर्सेस को आइडेंटिफाई कर सकते हो जो वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं। मतलब अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन अपनी स्ट्रेटेजी को, स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स को, परफॉर्मेंस को, रिस्क को और रिस्क से आने वाले इंसेंटिव्स को, बेनिफिट्स को सबको लिंक कर ले तो ऑर्गेनाइजेशन
वो सोर्सेस को आइडेंटिफाई कर सकता है जो वैल्यू क्रिएट करेगी। तो इसलिए इसे कहते हैं इंटीग्रेटेड थिंकिंग विच डेमोन्स्ट्रेट्स इंटरकनेक्टिविटी। उसका मेन फोकस सेंट्रल टू द प्रोपोजिशन इज वैल्यू इज इंक्रीजिंगली शेप्ड बाय फैक्टर्स एडिशनल टू फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। मतलब आज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को महत्व नहीं है, आप किस तरह से आपके ऑर्गेनाइजेशन में वैल्यू क्रिएशन करते हो हर स्टेक होल्डर के लिए, आपके इंटरनल एक्सटर्नल दोनों स्टेक होल्डर्स के लिए कैसे वैल्यू क्रिएट करते हो, ये बैकबोन है इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग का। तो व्हाट इज द बैकबोन ऑफ इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग? वैल्यू क्रिएशन। और ये कैसे पॉसिबल है? बाय लिंकिंग द फाइनेंशियल एंड सस्टेनेबिलिटी परफॉर्मेंस। आपके फाइनेंशियल और सस्टेनेबिलिटी परफॉर्मेंस को लिंक करना बाय इंटरकनेक्टिंग द स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स, द परफॉर्मेंस, द रिस्क एंड इंसेंटिव्स, जिससे आप उस सोर्सेस को आइडेंटिफाई कर सकोगे जो वैल्यू क्रिएशन के लिए हेल्प करते हैं। ये हुआ इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग। क्लियर है? तो यस सर बोलो इस बार, सिर्फ यस सर। दोस्तों बहुत सिंपल तरीके से इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग क्या है हमने समझा है। आपको कल को याद रखना, इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्लस सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग, ये इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग है। डोंट से नॉन फाइनेंशियल, यू बेटर से सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग, बिकॉज नॉन फाइनेंशियल की जगह सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग ज्यादा बेटर होगा। हम कहेंगे एनुअल रिपोर्ट प्लस सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग, एनुअल रिपोर्ट प्लस सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग, दोनों को इंटीग्रेट करना मतलब आपका इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग है। तो ये इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग को लेकर किसने इसको डेवलप किया? तो कहते हैं आईआईआरसी, इंटरनेशनली इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग काउंसिल, इज अ ग्लोबल कोalition ऑफ रेगुलेटर्स, इन्वेस्टर्स, कंपनीज, स्टैंडर्ड सेटर्स एंड अकाउंटिंग प्रोफेशनल एनजीओज। ये ग्लोबल लेवल पर अलग अलग जो स्टेक होल्डर्स है वो एक साथ आए और उन्होंने एक व्यू शेयर किया कि अगर कम्युनिकेशन अबाउट वैल्यू क्रिएशन दैट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप। उन्होंने सबने एक राय सबकी बनी कि आने वाले कल में वैल्यू क्रिएशन का महत्व बढ़ेगा, शुड बी द नेक्स्ट स्टेप इन द इवोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग। मतलब अब वो जमाना चला गया जब सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग की बात हो रही थी, अब हम वैल्यू क्रिएशन की बात करेंगे। ये नेक्स्ट स्टेप है इन द इवोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग। तो आज कॉर्पोरेट्स किसके ऊपर फोकस कर रही? इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग, मतलब वैल्यू क्रिएशन के ऊपर। इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग आपको क्या करता है? helps to improve the quality of information available to the providers of financial capital। मतलब आपके कंपनी को कैपिटल प्रोवाइड करने वाले जो लोग हैं उनके लिए to enable a more efficient productive allocation of capital, कैपिटल का ज्यादा बेटर इस्तेमाल करने की भी हेल्प करता है। मतलब आपका इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग आपके फाइनेंशियल कैपिटल प्रोवाइडर्स को दोनों तरह का इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, किस तरह से उनके इंफॉर्मेशन कैपिटल को यूज किया जा रहा है और कैसे उसका ऑप्टिमम यूज होना चाहिए, ये इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग उसके लिए गाइड करता है। इसलिए आप कहते हैं आईआरसी का लॉन्ग टर्म विजन है इन द वर्ल्ड इन विच इंटीग्रेटेड थिंकिंग इज एम्बेडेड विद इन मेन बिजनेस प्रैक्टिस। वो चाहते हैं कि हर बिजनेस में इंटीग्रेटेड थिंकिंग एम्बेड हो इन द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स, जिससे हम क्या हो, कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग का एक कॉमन नॉर्म बन जाए। मतलब प्राइवेट सेक्टर हो या पब्लिक सेक्टर हो, हर बिजनेस इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग को और इंटीग्रेटेड थिंकिंग को अपने बिजनेस के रिपोर्टिंग में इंक्लूड कर ले। ये आईआरसी का लॉन्ग टर्म विजन है, इंटरनेशनल इंटीग्रेटेड काउंसिल। शॉर्ट नोट इस पर भी आ सकता है। जो 5 पॉइंट्स हमें देखने हैं इस पर्टिकुलर पार्ट में, लास्ट पार्ट इंटीग्रेटेड रिपोर्ट में, उसमें 2 पार्ट मैंने डिस्कस कर लिए। इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग क्या है वो डिस्कस किया है और आईआरसी क्या है वो डिस्कस किया। अब इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग के अंदर जो इंटीग्रेटेड रिपोर्ट आता है वो रिपोर्ट में आपको क्या क्या फोकस करना है। तो मैं कहूंगा भाई इंटीग्रेटेड रिपोर्ट का फोकस और एम क्या है? भैया एम है हाउ द ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट्स वैल्यू ओवर टाइम। इंटीग्रेटेड रिपोर्ट में ये रिफ्लेक्ट करना चाहिए। जो इंटीग्रेटेड रिपोर्ट है वो 3 वेज में बनाया जाएगा, ध्यान रखना। एक तो कंपनीज को इंटीग्रेटेड रिपोर्ट एक स्टैंडअलोन रिपोर्ट बनाना है अलग से, या फिर इंटीग्रेटेड रिपोर्ट को हम कहते हैं मे बी आइदर स्टैंडअलोन रिपोर्ट और उसको इंक्लूड करना है एज अ प्रोमिनेंट एंड एक्सेसिबल पार्ट ऑफ अनदर रिपोर्ट। मतलब आपके एनुअल रिपोर्ट के अंदर आप उसे अलग से इंक्लूड कर सकते हो। और कम्युनिकेशन, एक तो उसको एक स्टैंडअलोन रिपोर्ट की तरह बनाना है या उसको अलग से रिपोर्ट बनाना है, या फिर उसको इंक्लूड कर सकते हो एज अ पार्ट ऑफ एनी अदर रिपोर्ट जिसमें इंटीग्रेटेड रिपोर्ट अलग से हाईलाइट हो। कंपनीज को इस इंटीग्रेटेड रिपोर्ट को लेकर इनिशियली ट्रांजिशनली कंप्लाई और एक्सप्लेन बेसिस पर रिपोर्ट करना है। मतलब आपको इस इंटीग्रेटेड रिपोर्ट के जो गाइडिंग प्रिंसिपल्स है, जो कंटेंट एलिमेंट्स है, 8 गाइडिंग प्रिंसिपल्स और कंटेंट एलिमेंट जो हम पढ़ेंगे
उसको कंप्लाई करना है, और आप वो कंप्लाई नहीं कर रहे हो तो एक्सप्लेन करना है। कंप्लाई और एक्सप्लेन बेसिस पर इस इंटीग्रेटेड रिपोर्ट की गाइडिंग प्रिंसिपल्स और कंटेंट एलिमेंट्स को फॉलो करना है। किसको? बाय पीपल चार्ज विद द गवर्नेंस। ये इंटीग्रेटेड रिपोर्ट आपको ये इंसाइट देगा, ये नॉलेज देगा अबाउट द रिसोर्सेज एंड रिलेशनशिप्स यूज्ड एंड अफेक्टेड बाय ऑर्गेनाइजेशंस। क्या कहते हैं? फाइनेंशियल, मैन्युफैक्चर्ड, इंटेलेक्चुअल, ह्यूमन, सोशल एंड रिलेशनशिप एंड नेचुरल कैपिटल। भैया ये 6 कैपिटल प्रोवाइडर्स है। ध्यान रखना, जब ऑर्गेनाइजेशन की कैपिटल प्रोवाइडर्स हम कहते हैं, इट डज नॉट रेफर टू ओनली फाइनेंशियल कैपिटल। फाइनेंशियल कैपिटल के अलावा मैन्युफैक्चरर कैपिटल है, इंटेलेक्चुअल कैपिटल है, ह्यूमन कैपिटल है, सोशल एंड रिलेशनशिप कैपिटल है, नेचुरल कैपिटल है। ये वो सारे अलग अलग कैपिटल प्रोवाइडर्स है ऑर्गेनाइजेशन के, जिसको इंटीग्रेटेड रिपोर्ट इंसाइट और नॉलेज प्रोवाइड करेगा अबाउट द रिसोर्सेज एंड रिलेशनशिप यूज्ड एंड अफेक्टेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन। इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग आपको एक्सप्लेन करेगा हाउ द ऑर्गेनाइजेशन इंटरैक्ट्स विद द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड हाउ इट इज एबल टू क्रिएट वैल्यू ओवर शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म। इंटीग्रेटेड रिपोर्ट आपको शॉर्ट टर्म में क्या वैल्यू क्रिएट करेगा, मीडियम टर्म में कैसे ऑर्गेनाइजेशन वैल्यू क्रिएट करेगा, लॉन्ग टर्म में कैसे वैल्यू क्रिएट करेगा, ये हेल्प करेगा। ध्यान रखना, सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग ये सिर्फ लॉन्ग टर्म वैल्यू के लिए था। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ये पास्ट परफॉर्मेंस को लेकर था। इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग आपको बोलना है वैल्यू क्रिएशन इन वन लाइन। व्हाट इज इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग? वैल्यू क्रिएशन बाय द ऑर्गेनाइजेशन in short term, medium term and long term. Value creation by the organization in the short term, medium term, long term is nothing but integrated reporting. कैसे होगा? By linking the financial and sustainable reporting aspect. तो ये integrated report का मीनिंग और पर्पस हो गया। ये integrated report को बनाते वक्त, इस integrated report को बनाते वक्त कौन से गाइडिंग प्रिंसिपल्स है जिसका ध्यान रखना है, वो कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल्स है, मैं बहुत सिंपल तरीके से आपको बताऊंगा। और कंटेंट एलिमेंट्स, यहाँ पे हम शुभम शुक्लेचा सर का रेफरेंस लेने वाले हैं, जिनका हमें रिपोर्ट बनाने के लिए हेल्प होने वाला है। मैं आपको बताऊंगा कैसे। गाइडिंग प्रिंसिपल्स हम कहते हैं, गाइडिंग प्रिंसिपल्स क्या है फॉर, ये गाइडिंग प्रिंसिपल्स क्या है? दिस आर द गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर प्रिपरेशन ऑफ एन इंटीग्रेटेड रिपोर्ट। और ये कंटेंट एलिमेंट्स क्या है? हम कहते हैं इन्फॉर्मिंग the content of the report and how information is presented। इस इंटीग्रेटेड रिपोर्ट की इंफॉर्मेशन को कैसे प्रेजेंट करना है, और इसका कंटेंट, इन्फॉर्मिंग द कंटेंट ऑफ द रिपोर्ट, रिपोर्ट में क्या कंटेंट आना चाहिए, इंटीग्रेटेड रिपोर्ट में कौन सा कंटेंट आना चाहिए। जिसे बिजनेस रिस्पॉन्सिव रिपोर्ट में हमने देखा था 5 सेक्शंस थे, सेक्शन ए बी सी डी ई। वैसे एनजीबीआरसी में देखा था 3 सेक्शन थे, सेक्शन ए बी सी। तो वैसे इस इंटीग्रेटेड रिपोर्ट के 8 कंटेंट एलिमेंट्स है, 8 कंटेंट एलिमेंट्स। तो कौन से कंटेंट एलिमेंट्स है वो देखेंगे, और कौन सी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होना वो देखेंगे। उसके लिए जो गाइडिंग प्रिंसिपल्स है, वो गाइडिंग प्रिंसिपल्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इंटीग्रेटेड रिपोर्ट, यहाँ पर इन गाइडिंग प्रिंसिपल्स को बहुत सिंपल तरीके से हम देखेंगे। मैं कहता हूं हम कहते हैं इस गाइडिंग प्रिंसिपल याद रखने का सिंपल निमोनिक एक्रोनिम दे रहा हूं। शुभम सर को मैंने चीफ कंप्लायंस रिपोर्टर अपॉइंट किया है टू प्रिपेयर इंटीग्रेटेड रिपोर्ट। इंटीग्रेटेड रिपोर्ट बनाने के लिए शुभम सर को, सी मतलब को में लिखा है, मैंने चीफ कंप्लायंस रिपोर्टर अपॉइंट किया है। कैसे? शुभम सर में एस स्टैंड फॉर, मेरे रिपोर्ट को बनाते वक्त मेरे ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रेटेजिक फोकस एंड फ्यूचर ओरिएंटेशन को ध्यान में रखना है। गाइडिंग प्रिंसिपल्स में वो कहते हैं आपका जो भी इंटीग्रेटेड रिपोर्ट है, ये आपके ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रेटेजी को रिफ्लेक्ट करना चाहिए, और कैसे आपका ऑर्गेनाइजेशन वैल्यू क्रिएट करेगा इन द शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, ये भूलना नहीं है। तो वन ऑफ द गाइडिंग प्रिंसिपल इज ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटेजी और ऑर्गेनाइजेशन की एबिलिटी टू क्रिएट वैल्यू इन द शॉर्ट, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म, दैट इज स्ट्रेटेजिक फोकस एंड फ्यूचर ओरिएंटेशन। शुभम सर का एस हो गया। अगेन एस, स्टेक होल्डर रिलेशनशिप्स के बारे में। क्या रिलेशनशिप विद द की स्टेक होल्डर्स, आपके इंटीग्रेटेड रिपोर्ट में आपके ऑर्गेनाइजेशन का रिलेशनशिप विद द की स्टेक होल्डर्स वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए। शुभम सर को कनेक्टिविटी ऑफ इंफॉर्मेशन, होलिस्टिक पिक्चर ऑफ द कॉम्बिनेशन, इंटररिलेटेडनेस एंड डिपेंडेंसीज, कनेक्टेड पिक्चर, कनेक्टिविटी ऑफ इंफॉर्मेशन, सारे इंफॉर्मेशन जो हमने कहा था स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स, यस और नो, इन सबको लिंक करना है, एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना है। शुभम सर को मैंने, मटेरियलिटी मतलब क्या, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उसके अंदर कवर होने चाहिए। इंटीग्रेटेड रिपोर्ट में मटेरियलिटी एस्पेक्ट को कवर होना चाहिए।
कंसाइज होना चाहिए, कंसिस्टेंट एंड कंपेरेबल होना चाहिए वो इंटीग्रेटेड रिपोर्ट। इस साल अलग रिपोर्ट, अगले साल अलग रिपोर्ट, ऐसे नहीं चाहिए। कंसाइज मतलब ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, 1000 पन्नों का, पढ़ने लायक होना चाहिए, कंपेरेबल एंड कंसिस्टेंट होना चाहिए, एंड रिलायबल एंड कंप्लीट होना चाहिए। मतलब हम कहेंगे शुभम सर, स्ट्रेटेजिक फोकस एंड फ्यूचर ओरिएंटेशन, स्टेक होल्डर रिलेशनशिप्स, कनेक्टिविटी ऑफ इंफॉर्मेशन, मटेरियलिटी, कंसाइजनेस, फिर हम कहते हैं कंसिस्टेंस के बाद कंसिस्टेंट एंड कंपेरेबल एंड रिलायबल एंड कंप्लीटनेस। शुभम सर को मैंने चीफ कंप्लायंस रिपोर्टर अपॉइंट किया इंटीग्रेटेड रिपोर्ट के लिए। और जैसे ये प्रिंसिपल्स हम उस तरह से याद रखते हो, तो हम इन कंटेंट एलिमेंट्स को भी शुभम सर के तहत लेते हैं। हम कहते हैं ओ गॉड, हम कहेंगे ओ गॉड शुभम बाबा फंस गए, शुभम बाबा पर अदर्स, अदर्स भारी, भैया इंस्पायर के अदर टीचर शुभम बाबा पर भारी, कतई मंजूर नहीं। ओ गॉड शुभम बाबा पर अदर्स भारी, यहाँ पे ओ भी मैं ले रहा हूं, ओ गॉड शुभम बाबा पर अदर्स भारी। इसमें ओ कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल ओवरव्यू एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। मतलब जब हम इंटीग्रेट रिपोर्ट बनाएंगे, उस इंटीग्रेट रिपोर्ट में आपके ऑर्गेनाइजेशन का ओवरव्यू, ये देखो हर रिपोर्ट में होता है ऑर्गेनाइजेशन का ओवरव्यू और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का कंटेंट रिपोर्ट होना चाहिए। आपके इंटीग्रेट रिपोर्ट में आपके गवर्नेंस का रिपोर्ट होना चाहिए, आपके इंटीग्रेट रिपोर्ट में आपके स्ट्रेटेजी और रिसोर्स एलोकेशन का रिपोर्ट होना चाहिए, बिजनेस मॉडल का रिपोर्ट होना चाहिए, आपके परफॉर्मेंस को लेकर रिपोर्ट होना चाहिए, आपके आउटलुक के बारे में रिपोर्ट होना चाहिए, आपके बेसिस ऑफ प्रेजेंटेशन, हाउ डज द ऑर्गेनाइजेशन डिटरमाइन व्हाट मैटर्स टू इंक्लूड इन द इंटीग्रेटेड रिपोर्ट एंड हाउ आर सच मैटर्स क्वांटिफाइड और इवैल्यूएटेड। कौन से ग्राउंड्स पर आपने वो मैटर्स इंक्लूड किए, कौन से ग्राउंड्स पर वो मैटर्स इंक्लूड किए, वो आपके इस बेसिस ऑफ प्रेजेंटेशन में भी होना चाहिए। तो 8 कंटेंट एलिमेंट्स को याद रखने के लिए ओ गॉड शुभम बाबा पर अदर्स भारी, और हमारे गाइडिंग प्रिंसिपल्स को लेकर सर ने कहा था शुभम सर को मैंने चीफ कंप्लायंस रिपोर्टर अपॉइंट किया। तो एक तो चीज क्लियर है मेरे दिमाग में आएगा, अच्छा शुभम सर को मैंने चीफ कंप्लायंस रिपोर्टर अपॉइंट किया, एक तो दिमाग में आएगा 3 और 2 5 और 2 7 क्या है, आपके गाइडिंग प्रिंसिपल्स है। अच्छा 8 कंटेंट लिमिट्स, ओ गॉड शुभम बाबा पर अदर्स भारी, ऐसा मैंने किया है। आई होप आपको ये समझा है, अच्छा लगा है। बोलो आपका कमेंट, याद रखना आसान है कि नहीं, वेटिंग फॉर कमेंट्स। शुभम सर का नाम लेते सब कुछ इजी हो जाता है, इसलिए शुभम सर को मैंने यूज किया है यहाँ पर। शुभम सर को इसमें कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। शुभम सर अगर आप ये देख रहे हो तो एक्सक्यूज मी, आई एम सॉरी इफ आई हैव यूज्ड योर नेम टू मेक द स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड, बिकॉज आपका नाम आ गया तो स्टूडेंट्स को आसान हो जाता है। बोलो भाई, ये कमिंग टू द एंड, आखिरी के 5 मिनट ये कंप्लीटिंग दिस टॉपिक। 10 मार्क जेब में। मैं आपको बताऊंगा जो एग्जाम के पेपर से अभी के वो डिस्कस करके यार कैसे सब कुछ कवर्ड है यहाँ पर, यू विल अंडरस्टैंड इट। हम वो डिस्कस करेंगे आखिरी के 2-3 मिनट में। बोलो भाई, आप ये YouTube पर देख रहे हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, लेट मी सी कि आपने वाकई में मेरे स्टेटमेंट को समझा है और बराबर से आप मेरी बात से एग्री होते हो कि नहीं। लेट शुभम सर रीड योर कमेंट्स, तो मुझे मजा आएगा। तो ये ओ गॉड शुभम बाबा पर अदर्स भारी, ये आपको याद रखना ज्यादा आसान है, बिकॉज जो जनरली जो पॉसिबल नहीं है वो हम यहाँ पर याद रख रहे हैं। यस सर, सब लोग एग्री हो रहे हैं, यस सर। तो दोस्तों इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग बाय लिस्टेड एंटिटीज इंडिया। अच्छा हमने इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग देखा, इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग देखा, इंटरनेशनल इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग काउंसिल के बारे में देखा, फिर इंटीग्रेटेड रिपोर्ट क्या है वो देखा, उसके गाइडिंग प्रिंसिपल्स देखे, कंटेंट एलिमेंट्स देखे। अब ये इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग जो लिस्टेड एंटिटीज इंडिया के लिए, मतलब क्या, सेबी ने ये इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग क्या किया टुवर्ड्स इंप्रूविंग डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स, ये इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग वॉलंटरी बेसिस पर रखा है, वॉलंटरी बेसिस फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर 2017-18 फॉर द टॉप 500 कंपनीज व्हिच आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर बीआरआर। मतलब बीआरआर जो टॉप 500 कंपनीज के लिए मैंडेटरी है, उनके लिए इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग वॉलंटरी बेसिस पर 2017-18 से रखा गया है। मैंडेटरी नहीं किया अभी भी, ये वॉलंटरी बेसिस पर रखा गया है सेबी की तरफ से, ध्यान रखना इट इज अभी भी वॉलंटरी बेसिस पर है। और उनको कहा गया इन टॉप 500 कंपनीज को आप इंटीग्रेटेड रिपोर्ट आपके एनुअल रिपोर्ट का हिस्सा बनाओ, या
एनुअल रिपोर्ट के अंदर इंक्लूड करो, या फिर आप उसको मैनेजमेंट डिस्कशन एनालिसिस रिपोर्ट में इनकॉर्पोरेट करो इंटीग्रेटेड रिपोर्ट में, या फिर उसका एक सेपरेट रिपोर्ट बनाओ। मतलब इन टॉप 100 कंपनीज को इंटीग्रेटेड रिपोर्ट एक तो एनुअल रिपोर्ट के अंदर इनकॉर्पोरेट करना है सेपरेटली, या फिर मैनेजमेंट डिस्कशन एनालिसिस के अंदर इनकॉर्पोरेट करना है, या उसका एक सेपरेट रिपोर्ट बनाकर प्रेजेंट करना है। उनको ये भी कहा गया आप ये जो भी इंटीग्रेटेड रिपोर्ट बनाओगे, इस इंटीग्रेटेड रिपोर्ट के अंदर आपको ध्यान रखना है कि कोई भी इंफॉर्मेशन डुप्लीकेट ना हो। मतलब अगर कोई इंडियन कंपनी है जो लिस्टेड है बट वो एमएनसी है ग्लोबल लेवल पर, और वो ग्लोबल लेवल पर ऑलरेडी इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग कर रही है, तो उन्हें फिर से यहाँ पर इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग करने की जरूरत नहीं। उन्होंने कहा इन केस द कंपनी हैज ऑलरेडी प्रोवाइडेड द रिलेवेंट इंफॉर्मेशन टू एनी अदर रिपोर्ट प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद नेशनल इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट फ्रेमवर्क, इट मे प्रोवाइड एप्रोप्रिएट रेफरेंस टू द सेम इन इट्स इंटीग्रेटेड रिपोर्ट। तो आपको अलग से इंटीग्रेटेड रिपोर्ट देने की जगह जो ग्लोबल लेवल पर आप इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग कर रहे हो उसका सिर्फ एक लिंक प्रोवाइड करो ताकि डुप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन ना हो। ये वो कहता है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड जो यहाँ पर दिया है, इट में प्रोवाइड एप्रोप्रिएट रेफरेंस टू द सेम इन इट्स इंटीग्रेटेड रिपोर्ट सो एज टू अवॉइड डुप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। फिर उन्होंने कहा ये जो भी इंटीग्रेटेड रिपोर्ट टॉप 100 कंपनीज बनाएगी एज अ ग्रीन इनिशिएटिव, इसको आपको आपके वेबसाइट पर होस्ट करना है और प्रोवाइड करना है उसकी लिंक इन योर एनुअल रिपोर्ट, प्रोवाइड द एप्रोप्रिएट रेफरेंस इन योर एनुअल रिपोर्ट। मतलब आपको इसका हार्ड कॉपी नहीं देना, एज अ ग्रीन इनिशिएटिव आपके वेबसाइट पर आना चाहिए इंटीग्रेटेड रिपोर्ट। तो लिस्टेड कंपनीज का डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स इंप्रूव करने के लिए सेबी ने ये इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग वॉलंटियर किया है 2017-18 से टॉप 100 कंपनीज को, और इस इंटीग्रेटेड रिपोर्ट को 3 वेज में आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हो वो दिया है। और इस इंटीग्रेटेड रिपोर्ट को अगर आप ग्लोबल लेवल पर ऑलरेडी प्रोवाइड कर रहे हो तो अलग से फिर से प्रोवाइड मत करो, डुप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन अवॉइड करो, और एज ए ग्रीन इनिशिएटिव इसको आपके वेबसाइट पर होस्ट करना है और उसका लिंक आपके एनुअल रिपोर्ट में देना है। क्लियर है? तो इस चैप्टर का लास्ट पार्ट इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग एंड सस्टेनेबल रिपोर्टिंग के बीच में डिफरेंस, अगेन इसको पीएफक्यू मार्क करो, प्रोबेबल फ्यूचर क्वेश्चन ये एग्जाम में एक्सपेक्टेड है। ये इंटरनेशनल इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग बाय लिस्टेड एंटिटीज इंडिया, इसको भी पीएफक्यू मार्क करो, प्रोबेबल फ्यूचर क्वेश्चन ये भी मैं एग्जाम में एक्सपेक्ट कर रहा हूं। दोस्तों ये जो डिफरेंसेस है आप पढ़ोगे तो इन डिफरेंसेस में इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग को लेकर शॉर्ट नोट आया तो भी लिख सकते हो। प्रोसेस बाय व्हिच एन ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेट्स एंड इंटीग्रेटेड report over a period about how its strategic governance prospects have created value over short, medium and long term। अब उधर लिखना आगे in a concise manner, ये in a concise manner आना चाहिए, in a concise manner। integrated report आपके integrated representation of the material key factors है जो प्रेजेंट और फ्यूचर वैल्यू क्रिएशन के मटेरियल के फैक्टर्स को लेकर रिपोर्ट करता है। इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग आपके वैल्यू क्रिएशन पर फोकस करता है। इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग आपके फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को लेकर दोनों को इनकॉर्पोरेट करता है, वो एक ब्रॉडर कांसेप्ट है। उसके अपोजिट हम कहते हैं सस्टेनेबल रिपोर्टिंग इज एन इंटरनल रिपोर्टिंग, वो इंटरनल रिपोर्टिंग ज्यादा है, इकोनॉमिक एनवायरमेंटल और सोशल परफॉर्मेंस आपके ऑर्गेनाइजेशन को बता रहा है, वो नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एस्पेक्ट है। सस्टेनेबल रिपोर्टिंग हम कहते हैं communicates the economic, environmental, social and governance performance of the organization। Sustainable reporting long term profitability और social responsibility और environmental care तीनों को combine करता है। Sustainable reporting आपके stakeholders को long term value create करने के लिए help करता है by implementing the business strategy that considers every dimension of business where the business operates in social, इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल, कल्चरल एस्पेक्ट, इन अलग अलग एरियाज में बिजनेस कैसे ऑपरेट करता है, आपके बिजनेस स्ट्रेटजी को उसके अलाइन करके लॉन्ग टर्म स्टेक होल्डर वैल्यू कैसे क्रिएट करना है, ये सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग आपको हेल्प करता है। सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग पर शॉर्ट नोट आता है 5 पॉइंट, इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग पर शॉर्ट नोट आता है 5 पॉइंट, प्लस दोनों का डिफरेंस यहाँ पर दिया है। मैंने आपको पीएफक्यू में ये क्वेश्चन दिया है, ऊपर इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग बाय लिस्टेड एंटिटीज इंडिया दिया है, उसके बाद आपको पीएफक्यू में मैंने इसमें यस बोलो, आप इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग को लेकर पीएफक्यू ले सकते हो। इसके अलावा आपको पीएफक्यू में जीआरआई स्टैंडर्ड्स भी दिया है, इस चैप्टर में जीआरआई स्टैंडर्ड्स। दोस्तों यहां पर हमारा चैप्टर एंड हो गया। 2 मिनट का टाइम दो, मैं आपसे इस चैप्टर के जो क्वेश्चंस है वो डिस्कस करता हूं जो एग्जाम में आए, आपको पता चलेगा यस सर आप जो बोल रहे हो सही है। जो एग्जाम के क्वेश्चंस है वो हम देखते हैं। ये आपका पेपर है जो हम कहेंगे रिसेंट दिसंबर 20 एग्जाम जो हुआ था उसको लेकर हम जो पार्ट सी है हमारे पेपर का कंप्लायंस मैनेजमेंट, उसमें आते हैं पार्ट 3, उसमें इस रिपोर्टिंग को लेकर जो क्वेश्चन है, देखो अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो क्वेश्चन नंबर सी दिया है,
What do you mean by corporate sustainability reporting? Discuss the benefits and key drivers of sustainability reporting. अगर आप ये लिख सकते हो हमारे डिस्कशन के बेसिस पर तो कोई अच्छा सा प्यारा सा कमेंट करो, वेटिंग फॉर कमेंट्स। तब तक मैं आगे बढ़ रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। 5 मार्क का क्वेश्चन ये पूछा था इस चैप्टर को लेकर। फिर उन्होंने इसमें पूछा था corporate reporting is an essential means by which companies communicate with investors as a part of their accountability and stewardship obligation. Comment and list out the expected information required by investors. इन्वेस्टर्स को किस तरह का इंफॉर्मेशन चाहिए कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग में, ये आपको मेरे हिसाब से लिख सकते हो आप। इन्वेस्टर्स आज क्या चाहते हैं? अरे बोलो भाई, इन्वेस्टर्स क्या चाहते हैं? वैल्यू क्रिएशन इन शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म, ये इन्वेस्टर्स एक्सपेक्ट करते हैं। तो ये कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग इज एन एसेंशियल मीन जिसका आज कौन हेल्प करेगा? इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग हेल्प करेगा इस तरह से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए। देन उसके बाद ऐसे ये 2 क्वेश्चंस थे इस पर्टिकुलर एग्जाम में पूछे हुए। उसके बाद उससे पहले दिसंबर 20 से पहले से ये आपका दिसंबर 19 का पेपर है, और दिसंबर 19 के पेपर में वहां पर पार्ट 3 में हम आते हैं, और पार्ट 3 में जो अगेन क्वेश्चन दिख रहे हैं, पहला ही क्वेश्चन नंबर 5A पढ़ो, क्या दिया है? इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग will build an existing financial reporting model to present additional information about the company's strategic governance in the lighthouse and prepare a note on the purpose of integrated reporting and guiding principles for preparation of such report. अगर आप लिख सकते हो तो JMD बोल दो इस बार, JMD purpose and guiding principles already we have discussed. फिर मेजर सेक्शंस ऑफ बिजनेस रिस्पांस रिपोर्टिंग, 5 सेक्शंस जो हमने डिस्कस किए, वो उस पर भी सवाल पूछा है, अगेन 5 मार्क का। देन ब्रीफ नोट ऑन एनजीबीआरसी, वो भी हमने देखा है, उसके 3 हेडिंग्स है एनजीबीआरसी को लेकर, वो आपको पूछा है। सो अगेन इस एग्जाम में आप देखो 5-5 मतलब अगर 10 मार्क पर सवाल पूछा है इस चैप्टर पर, ऑप्शन में 15 मार्क के लिए पूछा है। देन मैं कहूंगा जो आपका न्यू सिलेबस का पहला पेपर था जून 19, उसको देखते हैं। उसको लेकर हम जब पार्ट 3 में आते हैं, उस पार्ट 3 में अगेन देखो क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट हुआ है। व्हाट डू यू मीन बाय सस्टेनेबल रिपोर्टिंग, डिस्कस द बेनिफिट्स, ये क्वेश्चन ऑलरेडी अभी दिसंबर 20 में पूछा था, ये जून 19 में पूछा था। अगेन द सेम क्वेश्चन हैज बीन रिपीटेड। आई डोंट नो कैसे सेम, अच्छा पेपर सेम है, वही मैं बोल रहा हूँ कैसे रिपीट हुआ है, ऐसे नहीं होना चाहिए, रिपीट नहीं होना चाहिए। अच्छा पेपर रिपीट हो गया, अच्छा तो दिसंबर 19 हो गया, सॉरी। हम जून 19 का पेपर देखते हैं डायरेक्टली, गाइडलाइन आंसर देखते हैं, डजंट मैटर पेपर की जगह हम पार्ट 3 में गाइडलाइन आंसर देखेंगे। आपके पार्ट 3 के ऊपर आते हैं हम। यस ये पार्ट 3 है। इस पार्ट 3 जून 19 जो न्यू सिलेबस था उसमें किस तरह से क्वेश्चंस पूछे गए वो देखते हैं। ये कॉर्पोरेट कंप्लायंस हुआ, सुटेबल स्ट्रेटजी फॉर द बोर्ड हुआ, विजिल मैकेनिज्म, ये वो ओल्ड मॉड्यूल था जिसको लेकर क्वेश्चन पूछे थे। In addition to financial, देखो यहाँ पे क्वेश्चन, in addition to financial capital, the integrated reporting examines 5 additional capitals that should guide an organization decision making and long term success. What are these 5 additional capitals? ये आज के नोट्स में मैंने आपको 5 additional capitals दिए, जो वहां पर आप देखना जो क्वेश्चन दिया ना, इन एडिशन टू फाइनेंशियल कैपिटल, इन एडिशन टू फाइनेंशियल कैपिटल कौन से कैपिटल्स है ये आपके नोट्स में दिया। फाइनेंशियल कैपिटल के अलावा मैन्युफैक्चर्ड कैपिटल, इंटेलेक्चुअल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल, सोशल एंड रिलेशनशिप कैपिटल एंड नेचुरल कैपिटल। तो विच आर द अदर 5 कैपिटल्स? इन शॉर्ट आपको ये सवाल पर क्या लिखना था, ये इंटीग्रेटेड रिपोर्ट के बारे में लिखना था, इंटीग्रेटेड रिपोर्ट के बारे में। फाइनेंशियल कैपिटल के अलावा मैन्युफैक्चर्ड, इंटेलेक्चुअल, ह्यूमन, सोशल एंड नेचुरल कैपिटल। ऐसे ये इंटीग्रेटेड रिपोर्ट को पूछने का तरीका देखो, सवाल पूछने का तरीका अलग है उनका, इसलिए मैं कह रहा हूं आपको दिमाग में रखना है। सर ने कहा इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग को लेकर सर ने 5 तरह के क्वेश्चंस बताए जिसको लेकर क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में। कोई भी क्वेश्चन इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग को लेकर आता है तो आपको लिंक करना है उन 5 में से कौन सा वहां पे लिंक हो रहा है और वो आंसर आपको लिख के आना है। दैट्स इट, हमारा डिस्कशन एंड हो चुका है दोस्तों। एग्जैक्टली 1 घंटा 45 मिनट होने को है और हमने पूरा 10 मार्क का पेपर जो आपके गवर्नेंस के
पार्ट 3 में रिपोर्टिंग को लेकर आएगा, वो डिस्कस कर लिया। आई होप 20 मार्क का कंप्लायंस मैनेजमेंट हो गया, 20 मार्क का हमारा कंप्लायंस मैनेजमेंट के साथ साथ 20 मार्क का रिस्क मैनेजमेंट हो गया है। 40 मार्क का गवर्नेंस का पेपर मैंने पूरा डिटेल में डिस्कस किया है। एक लास्ट लेक्चर जो होगा हमारा आपके एग्जाम से पहले, वो मैं आपसे जो लूंगा वो पूरा गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट, कंप्लायंस, एथिक्स के अपडेशंस को लेकर और आपके एग्जाम में क्या क्या मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं उसको लेकर मैं आपसे शेयर करूंगा अगले सेशन में। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू, बाय बाय। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा आया इस लेक्चर को तो ही मैं अगला लेक्चर दूंगा, ध्यान रखना, तो ही मैं अगला लेक्चर दूंगा। तब तक के लिए आज्ञा दे, खुदा हाफिज। बचेंगे तो और मिलेंगे। बाय बाय, सी यू, शब्बा खैर।